सर जब हम बिज़नेस करने जाते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि हम किसी के अंडर काम कर लें या फिर हम किसी ब्रांड के साथ जुड़ जाएं। आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा रास्ता क्या है जब कोई अपना बिजनेस शुरू करे? कि इंडिया में ना एक मैं कहता हूँ कि आदमी ना रिस्क लाइफ में 2 बार ले सकता है, जब उसके पास कुछ भी नहीं होता या जब उसके पास इतना होता है कि हमारे यहाँ ना सारे अभिमन्यु है, चक्रव्यूह में जाना जानते हैं पर बाहर निकलना नहीं जानते। जो अहंकार इस बात का दिखाता है कि हम तो रोज फ्रेंचाइजी खोलते हैं जी, रोज फ्रेंचाइजी खोलते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि अग्रीमेंट्स आर फॉर गुड डाइवोर्सेस, नॉट फॉर गुड मैरिजेस। जब शादी अच्छी चल रही होती है ना, कोई अग्रीमेंट नहीं देखता। धंधा अच्छा चल रहा है भाई, रेवेन्यू आ रहा है, ROI आ रही है। ये भारत के बिजनेसमैन की बड़ी प्रॉब्लम है। जिसके पास पैसा होता है ना, वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। बिल्कुल सही कह रहे हो। बोल रहा मैं जाने ही नहीं कहीं पर, यहीं पर बता दो। और फिर उसका बिजनेस फेल होता है तो दोषारोपण करता है कि हमने तो गलत फ्रेंचाइजी ले ली। आपने गलत फ्रेंचाइजी नहीं ली, आपने फ्रेंचाइजी इवैल्यूएट नहीं की। इवैल्यूएट नहीं की। देखो जॉब में तो क्या होता है, आपका बॉस बताता है यार शाम तक ये करके दे देना। बिल्कुल। पर बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस में आपको लोगों को बताना है शाम तक क्या करके देना है। इन्वेस्टमेंट में कहते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स जो है, हाँ जी, वो रिटर्न ज्यादा नहीं देते। बिल्कुल। पर वो सेफ होते हैं। पर मिड कैप्स जो होते हैं वो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता, हाँ जी, उसके पास रीजनेबल पैसे हैं और अभी वो बहुत रिस्क नहीं लेना चाहता, तो फ्रेंचाइज इज द सुपर बेस्ट ऑप्शन। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो हमें वो ब्रांड मिलता नहीं जिसकी मुझे चाहिए, और जो ब्रांड हमें मिलते हैं वो मुझे नहीं चाहिए, वो मुझे नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में। और आज फ्रेंचाइजी बताओ पर मैं आपकी मुलाकात जिनसे कराने वाला हूँ, ये उनका 100वां पॉडकास्ट है। जी हाँ दोस्तों, पॉडकास्ट बाबा के नाम से मशहूर संजय कथुरिया जी प्रॉफिट फर्स्ट के फाउंडर हैं। बहुत सारे लोगों को फाइनेंस के बारे में सिखाते हैं। ये सिखाते हैं कि आखिरकार आपको फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करनी है, किस तरीके से आप अपने लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हो, एक अच्छी ज़िंदगी जो जीनी है वो अच्छी ज़िंदगी आप कैसे जी सकते हो। और आज हम बात करेंगे स्पेशली कि जब आप कोई धंधा शुरू करना चाहते हो, जब कोई व्यापार शुरू करना चाहते हो, तो व्यापार शुरू कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और व्यापार शुरू करने के नियम क्या है। ऐसी बहुत सी जानकारी आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाली है फाइनेंस एक्सपर्ट संजय कथुरिया जी से। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में संजय कथुरिया जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। और आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। यस, आज मैं 100 पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ। ये पब्लिश नहीं है पर शूट है। 100वां पॉडकास्ट है और ये मुझे आज एक अपॉर्चुनिटी मिली आपका 100 शूट करने का, तो आई फील ब्लेस्ड। ऊपर वाले ने हमारे को सहयोग दिया इसमें। बात हमारी बहुत टाइम से चल रही थी, बट आई थिंक इट वाज वेटिंग था। और आज जो एपिसोड जो भी लोग देख रहे हैं, मैं आप यंगस्टर्स होंगे, मिड एज होंगे, जिसको भी व्यापार चालू करना है, जिसको भी बिजनेस कुछ चालू करना है, उसके लिए राइट स्टेप्स क्या होंगे, फाइनेंशियली ब्रांड कैसे चुने, क्या कौन सा बिजनेस करें, ये सारे आज हम बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं करने वाली है। तो मिस मत करना, एंड तक रहना। और मेरे बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर बहुत टाइम से मैं फ्रेंचाइजी बताओ पर आपके साथ ये शूट करना चाह रहा था, ताकि जो फ्रेंचाइजी बताओ की जनता है, बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम बिज़नेस शुरू कैसे करें, बिज़नेस शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल लेना चाहूँगा कि बिज़नेस किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं हमेशा मानता हूँ कि आदमी को अपना स्वभाव जानना चाहिए सबसे पहले। और स्वभाव जानने के लिए आपको ये एक बार अपने साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई देखो, क्या मैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ, क्या मैं थोड़ा बहुत रिस्क ले सकता हूँ, क्या मैं कैपिटल का निवेश कर सकता हूँ, क्या मैं लोगों को मैनेज कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को मैनेज कर सकता हूँ, एम्प्लॉयज़ को, सप्लायर्स को, कस्टमर्स को, इन सबको मैनेज कर सकता हूँ, और क्या मैं उसके बाद प्रॉफिट जनरेट करके पैसे को ठीक से मैनेज कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें अगर आप अपने लिए एक येस कहते हैं, तब आपको एंटरप्रेन्योरशिप में या बिजनेस में जाना चाहिए। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी चीज़ है, आप कभी भी तैयार 100% नहीं होंगे, कोई भी नहीं होता। तो अगर आपने मन में ठान लिया और आपको लगता है मोटा मोटी मैं इन स्टेप्स को मैनेज कर लूंगा, तो स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, कहीं से शुरुआत करिए। तो जैसे आप शुरुआत करेंगे तो आपको चैलेंजेस भी आएंगे, पर आपको पता होना चाहिए कि हर चैलेंज का मेरे पास सोल्यूशन मैं निकालूंगा, मेहनत करूंगा, सीखूंगा, किसी से भी गाइडेंस लूंगा, कंसल्टिंग लूंगा, कोई कोर्स लूंगा, कोई ना कोई एजुकेशन लूंगा, ताकि अपने जो हर्डल्स आ रहे हैं उनको मैं पार कर सकूं। तो ये एक वो व्यक्ति होना चाहिए जिसको मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को मैनेज करना आना चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड हो। देखो जॉब में तो क्या होता है, आपका बॉस बताता है यार शाम तक ये करके दे देना। बिल्कुल। पर बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस में आपको लोगों को बताना है शाम तक क्या करके देना है। तो आप में वो सहजता होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए कि आप एक बिजनेस को चला सको, लोगों को गाइड कर सको, उसको मेंटर कर सको और उसके बाद उसमें से रिजल्ट्स निकाल सको। सर आप एक सर्टिफाइड CFA हैं,
आपने भी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू करने से पहले कई साल तक जॉब की, फिर आपको ऐसा क्या लगा कि अब ये सही समय है बिजनेस शुरू करने का, अपना कुछ करने का? देखिए, मैंने काफ़ी, आपने सही कहा, बहुत समय तक मैंने जॉब किया है। और मुझे उसके बाद जब मेरी तो पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम जब अचीव हुई, तो मुझे ऐसा लगा, मैं कहता हूँ कि आदमी ना रिस्क लाइफ में 2 बार ले सकता है, जब उसके पास कुछ भी नहीं होता या जब उसके पास इतना होता है कि वो जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मैं वो सेकंड स्टेज पे पहुंच गया था कि मेरे पास इतना रीजनेबल अमाउंट था कि मेरे को पता था कि अब मैं जीरो नहीं हो सकता। बहुत मतलब कोई बहुत बड़ी गलती कर दूं, भूल कर दूं, बेवकूफ़ी कर दूं तो अलग बात है, बट जनरली चांस कम है कि मैं अब जीरो जब पे, इतना कुछ सीख चुके हैं हाँ इतना सीख चुका हूँ, मनी मैनेजमेंट जानता हूँ, तो नहीं करूंगा। तो मैंने एक वो स्टेप लिया एंटरप्रेन्योरशिप का, और एंटरप्रेन्योरशिप में भी मैंने कोई प्रोडक्ट बिजनेस नहीं चुना, मैंने सर्विस बिजनेस चुना है, जिसमें मैं अपनी कंसल्टिंग्स देता हूँ या फिर मैं अपना सर्विसेज देता हूँ, जिसमें कंपेरेटिवली रिस्क कम होता है एज कम्पेयर टू योर जिस चीज़ की आपकी एक्सपर्टाइज है वही आप लोगों को सिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, जब हम बिज़नेस करने जाते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता तो ये होता है कि हम किसी के अंडर काम कर लें, किसी के साथ पार्टनरशिप कर लें, या फिर हम किसी ब्रांड के साथ जुड़ जाएं। आपको क्या लगता है कि सबसे अच्छा रास्ता क्या है जब कोई अपना बिजनेस शुरू करे? कि इंडिया में ना एक महामारी है, एक होता है वैश्विक महामारी होते हैं ना, हाँ जी, एपिडेमिक हाँ जी, कहते हैं। हाँ जी। तो एक एपिडेमिक है, वो एपिडेमिक ये है कि इंडिया में लोगों के पास पैसा है, धंधा नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बहुत है। बड़ी प्रॉब्लम है, आप तो जानते ही होंगे, आप लोगों से, मैं भी बहुत लोगों से मिलता हूँ कि भाई मेरे पास खेत पड़े हैं, खलियान पड़े हैं, मेरे पास जेवर पड़े हैं, सोना पड़ा है, बहुत कुछ पड़ा है, पर बेटे के पास काम ही नहीं है। बेटा सुबह से लेके घर पे बैठा हुआ है, कुछ कर रहा नहीं है, पढ़ाई उसने ठीक से करी नहीं थी, नौकरी उसको करनी नहीं है। तो ऐसे लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। अब ऑब्वियसली जो बेटे ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, समझा नहीं है मैटर को, तो उसको आप अगर डायरेक्टली कोई नया बिजनेस खोल के दे दोगे जिसमें उसको कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आई थिंक वो गलत हो जाता है। अब वो नौकरी कर नहीं सकता, नया बिजनेस आप खोल के दे नहीं सकते, वो ज्यादा रिस्की है। तो बीच में द बेस्ट सोल्यूशन इज फ्रेंचाइज। सबसे अच्छा सोल्यूशन फ्रेंचाइज है। तो फ्रेंचाइजी क्यों है, मतलब क्या फ्रेंचाइज ऐसा? क्योंकि देखिए, फ्रेंचाइज से क्या मिलता है आपको, एक बड़े कंपनी का सिस्टम प्रोसेस मिलता है, बड़े कंपनी का ब्रांड मिल जाता है। कंपनी को कैपिटल चाहिए होता है, तो वो आप उसको प्रोवाइड करते हो, जगह प्रोवाइड करते हो, शोरूम प्रोवाइड करते हो, या रेस्टोरेंट, जो भी आपने बिजनेस चुना है वो प्रोवाइड करते हो। कंपनी आपको फुल सपोर्ट करती है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, धंधे को मैनेज करना, थोड़ा मार्केटिंग करना है, जो कंपेरेटिवली शुरू में ईजी होता है। मनी मैनेजमेंट हो गया, ये बेसिक चीजें होंगी, ये तो आपको वहां पे से बहुत हेल्प मिल जाती है। ठीक प्लस है। कंपनी का ब्रांड भी होता है, तो आपका भी वो नाम हो जाता है, भाई हाँ देखो ये तो XYZ कंपनी का फ्रेंचाइज है, या डिस्ट्रीब्यूटर है, या डीलर है, जो भी है, मतलब जो भी उसका। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप अपना नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फ्रेंचाइजी इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एक व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता, हाँ जी। उसके पास रीजनेबल पैसे हैं और अभी वो बहुत रिस्क नहीं लेना चाहता, तो फ्रेंचाइज द सुपर बेस्ट ऑप्शन। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम किसी की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो हमें वो ब्रांड मिलता नहीं जिसकी मुझे चाहिए, और जो ब्रांड हमें मिलते हैं वो मुझे नहीं चाहिए। वो मुझे नहीं चाहिए। जी। तो इसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, ऑब्वियसली आप एक बात याद रखिएगा कि जब आप नए एज अ फ्रेंचाइजी भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बड़े ब्रांड्स के या तो फ्रेंचाइजीज एस्टैब्लिश हो चुके होते हैं, नेटवर्क्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी आपको बड़े ब्रांड्स मिलेंगे। बिल्कुल। तो आप मिड साइज ब्रांड से भी चालू कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्सपैंडिंग ब्रांड्स हैं उनके साथ भी चालू कर सकते हैं, और उनके लिए कर सकते हैं ताकि कल को जब वो बड़े हो जाए तो फिर आपका एक आप साम्राज्य proud बन feel कर जाए, सको। आप उसको वो यूटिलाइज कर सको। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अल्ट्रा लार्ज ब्रांड्स के साथ ही काम करना है। अल्ट्रा लार्ज ब्रांड्स के साथ काम करने में कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि उनके सिस्टम प्रोसेसेस इतने टाइट होते हैं कि आपको स्पेस ही नहीं मिलता है मूवमेंट का, और उनकी ROI बड़ी कैलकुलेटेड होती है, तो आप एक लेवल से ज़्यादा कमा भी नहीं पाते हो। बिल्कुल। मैं हमेशा जो बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं उनको यही कहता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस को सिर्फ हार्डकोर प्रॉफिट के लिए कर रहे हो, हाँ। तो अल्ट्रा लार्ज ब्रांड आपको उतना प्रॉफिट या नहीं ROI देगा, नहीं देंगे। नहीं देगा। लेकिन जो छोटे ब्रांड्स होते हैं वो आपको अच्छी ROI दे देंगे। बिल्कुल सही है। देखिए, आप वही हो गया ना, जैसे हम इन्वेस्टमेंट में कहते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स जो है, हाँ जी। वो रिटर्न ज्यादा नहीं देते, बिल्कुल पर वो सेफ होते हैं। सेफ होते हैं। पर मिड कैप्स जो होते हैं वो रिटर्न्स बहुत अच्छे देते हैं, पर उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। रिस्क थोड़ा तो ज़्यादा है। आपकी चॉइस है कि आप अल्ट्रा लार्ज ब्रांड्स में जाके कम रिटर्न्स कमाना चाहते हो, या मिड साइज ब्रांड्स में जाके अपने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करके बेटर कर सकते हो। लेकिन हम एज ए फ्रेंचाइजी बोले तो मिड साइज में भी ज़्यादा रिस्क नहीं है। तो यहाँ पर जो लोग फ्रेंचाइजी सर्च कर रहे हैं या फ्रेंचाइजी को लेना चाह रहे हैं, उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपने सही कहा कि ऐसा नहीं है कि मिड कैप स्टॉक्स में रिस्क होता है, रिस्क होता है बिल्कुल अल्ट्रा स्मॉल कैप स्टॉक्स में। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि जब भी एक बंदा किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, उससे पहले ब्रांड से पहले वो बिजनेस को समझे। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने रेस्टोरेंट का समझा। अब रेस्टोरेंट में बहुत प्रकार होते हैं, बहुत सारे। फाइन डाइनिंग होता है, छोटा आउटलेट होता है, क्लाउड QSR किचन होता है, है, टेक अवे है। टेक अवे, तो बहुत सारे आपके बहुत सारे। सेक्शंस होते हैं। अब आपका मन किस में भाता है, आपको क्या पसंद आता है,
कि अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस करना चाहते हो तो आप हाई फाई करना चाहते हो, यार मेरे रेस्टोरेंट में बढ़िया टेबल चेयर लगे हो, अच्छी फैमिलीज आके खाएं, मैं उनकी सेवा कर सकूं, या आपको लगता है यार ये सब टंटा नहीं चाहिए, सरदर्द नहीं चाहिए, अपने को फट 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 माल बिकना चाहिए अपना, ठीक है, एकदम बंदा आया फटाफट अपना खाया और निकल लिया, खाया निकल लिया, या फिर मेरे यहाँ से तो कोई आए ना यार, मैं तो डार्क किचन करना चलाने को तैयार हूँ, किसी की डार्क किचन चला दूंगा। जो भी आप बिजनेस चुनना चाहते हैं, पहले आप उस बिजनेस में कितना कंफर्टेबल हैं, उस बिजनेस में आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, बहुत आराम से पहले चीज़ों को समझो, कोई हेस्ट में डिसीजन मत लो, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लो, राइट क्वेश्चनिंग करो, आपका स्वभाव कैसा है और बिजनेस की नीड क्या है। भाई आप समझो आउटगोइंग हो, बहुत मजा आता है आपको लोगों से मिलने में, और आप एक डार्क किचन खोल लो तो ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप बहुत ही रिजर्व्ड हो और आप एक फाइन डाइनिंग खोल लो, फिर भी आपको मजा नहीं आएगा। तो आपके नेचर के हिसाब से आपको राइट बिजनेस को आइडेंटिफाई करना है। अब रेस्टोरेंट बिजनेस है, रेस्टोरेंट बिजनेस होगा फॉर एग्जांपल, उसमें वेस्टेज होती है, बहुत सारे मल्टीपल सप्लायर्स होते हैं, छोटे छोटे मूविंग पार्ट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो आपको लगता है यार मैं ये नहीं करना चाहता, मैं तो कपड़े का शोरूम खोल लूंगा। कपड़े के शोरूम में स्ट्रेस कम है यार, ब्रांड अच्छा है, बंदे आएंगे, कपड़ा तो सबको चाहिए होता है, तो उनकी कर देंगे, इसमें वेस्टेज कुछ होती नहीं है, रिटर्न्स हो जाते हैं, ये सब जो भी है, मतलब सीजन के हिसाब से माल बदलता रहता है, सब कुछ हेडेक उधर लेनी है, मेरे को तो सिर्फ गल्ले पे बैठना है और सेवा ठीक ठाक करनी है कस्टमर की। तो वो भी एक मॉडल है, उसमें भी आप कर सकते हो। उसके अलावा आपको लगता है भाई नहीं मैं तो हार्डकोर सेलर हूँ जी, मेरे को तो माल काटना है, बेचना है, बहुत मतलब वैसे करना है, तो आप किसी रियल एस्टेट की फ्रेंचाइजी ले लेते हो, या किसी और क्या कहते हैं FMCG प्रोडक्ट्स है, उनकी भी ले सकते हो, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स की ले सकते हो, किसी की भी फ्रेंचाइजी फिर आप ले सकते हो। आपको लगता है मेरे को बहुत अच्छे ब्रांड के साथ काम करने हैं, उनका आप एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट जो होता है EBOs खोल सकते हो। तो आपके पास ऑप्शंस की वैरायटी बहुत है फ्रेंचाइज में। मतलब फ्रेंचाइज में आपको ना ये टेंशन नहीं है कि यार मुझे ग्राउंड अप कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, ERP क्या लगेगा, सिस्टम क्या लगेगा, लोग कैसे ट्रेन होंगे, क्या बेचेंगे, क्या प्रोडक्ट कहाँ से आएगा, मैं बाद में अगर बेच नहीं पाया तो क्या होगा, ये सारे आपके प्रॉब्लम्स ऑलरेडी ब्रांड टेक केयर करता है। बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से फ्रेंचाइज इज द बेस्ट मैनर इन विच यू कैन लर्न अ बिजनेस। मैं तो कहता हूँ लोगों को MBA में पैसा डालने से अच्छा एक फ्रेंचाइज ओपन कर लेनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। मतलब मैं भी हमेशा यही कहता हूँ कि जब आप कोई अभी पीछे एक वीडियो आया मेरा, मैंने उसमें ये कहा कि जब आप डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो, लॉयर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हो, तो आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद कुछ सालों तक किसी एक्सपर्ट के अंडर में काम करते हो। बिल्कुल सही है। और जब आप बिजनेसमैन बनते हो तो आप बोलते हो कि भैया मेरी MBA कंप्लीट हुई, सीधा कूद जा धंधे में। हाँ, अगले दिन अगले दिन ना आप नौकरी करना चाहते हो ना आप मैं कहता हूँ फ्रेंचाइज, मैंने कहा ना अगर आपका नौकरी का मन नहीं है और बिजनेस का दम नहीं है तो फ्रेंचाइज बन जाओ। इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है आपका बिजनेस बनाने। दिस इज द बेस्ट वे, जहां से आप सीख सकते हो। बिल्कुल, आपको एक एक्सपर्ट सिखा रहा है, प्लेग्राउंड मिल गया ना आपको। बिल्कुल। और आपका हाथ ऊपर है, आप ब्रांड के साथ नेगोशिएट, अगर ब्रांड मिड साइज ब्रांड है तो आप उसके साथ नेगोशिएट कर सकते हो, बात कर सकते हो, उनके टॉप मैनेजमेंट के साथ मिलकर समझ सकते हो, उनके विजन को समझ सकते हो, आप समझ सकते हो ब्रांड ऑपरेट कैसे करता है, उसके SOPs क्या है, क्या क्या सीख सकते हो आप। 3 साल 4 साल के अंदर आप अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो अगर जरूरत पड़ी तो। अभी हम वापस से ब्रांड सर्च करने या ब्रांड चूज करने पे आते हैं। तो सबसे पहले आपने बताया कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें इंटरेस्ट किस चीज़ में है, Absolutely. कौन से बिजनेस में हमें जाना है। अब सपोज करिए हमने सर्च कर लिया कि चलो हमें रेस्टोरेंट में ही जाना है, ठीक है। अब उसके बाद कोई हमें मिड कैप ही बिजनेस मिल रहा है, मिड साइज बिजनेस मिल रहा है। अब समटाइम्स उनके फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, और चूंकि आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं तो हम किसी ब्रांड को फाइनेंस को कैसे चेक करें कि हमें बेसिकली उसकी फ्रेंचाइज लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हमारे भारत देश में ना अगर आप हमारे रीति रिवाजों पे चले जाएं, हाँ, तो रीति रिवाजों से ही आपको सारे आंसर मिल जाते हैं। हाँ जी। भाई किसी के घर में विवाह होता है, शादी होती है, बच्चे की शादी, लड़के की लड़की की, एक लड़का लड़की देखने गए सब, किसी आपके यहाँ बेटी की शादी है और बेटे को लड़का देखने गए, तो आप लड़के का क्या चेक करते हो सबसे पहले? कितना पढ़ा लिखा है, कितना कमा रहा है, कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर क्या? अब कैरेक्टर कैसे? मुंह तो पूछ सकते तेरी कितनी गर्लफ्रेंड थी या तू दारू पीता है कि नहीं, वो तो सब मना कर देते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो आप क्या करते हो? पड़ोसियों से पूछते हो यार कैसा कैसा होता है, या फिर कोई नोन से पूछते हो जो कॉमन फ्रेंड होता है। बिल्कुल, कैसा तो है? इसी तरीके से जब आप किसी फ्रेंचाइजी को इवैल्यूएट कर रहे होते हो तो आप उसके नोन से, यानी कि पुरानी फ्रेंचाइजी वालों से जरूर मिलो, और वो भी आप जाके जिसे हम कहते हैं वो मिस्ट्री ऑडिट करो। उनके शॉप में चले जाओ, देखो क्या व्यवहार हो रहा है, कैसे वो बात कर रहा है, फिर उससे पूछो भाई कैसा चल रहा है बिजनेस, कैसा चल रहा है। जिसके पीड़ा होती है ना वो मुंह पे बोल ही देता है। बिल्कुल, भारत में तो 2 मिनट बात कर लो ना किसी से, तो उसकी जो पीड़ा होती है तो यार पागल ब्रांड है यार, कुछ पैसा नहीं बनता, या फिर ठीक ठाक होगा तो बोले भगवान की कृपा है, तो समझ जाओ कि चल रहा है। तो ऐसे आप जाके मल्टीपल 2-4 ब्रांचेस पे जाके उसको विजिट कीजिए, मिस्ट्री ऑडिट कीजिए,
ठीक है। और उसके बाद आप समझिए कि किस तरीके से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लीजिए, उनका प्रोडक्ट कंज्यूम कीजिए, जो प्रोडक्ट आप करने जा रहे हैं। इतना मेहनत आपको करना पड़ेगा, ये घर पे आके कोई सामान देके दुनिया में आपको कभी नहीं जाने वाला, ठीक है। अगर आप ही नहीं शनाख्त करना चाहते फिर आपके घर गलत लड़का आ जाएगा। ये भारत के बिजनेसमैन की बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके पास पैसा होता है ना, वो अपने आप को भगवान से कम नहीं समझता। बिल्कुल सही कह रहे हो। बोल रहा मैं जाना ही नहीं कहीं पर, यहीं पर बता दो। और फिर उसका बिजनेस फेल होता है तो दोषारोपण करता है कि हमने तो गलत फ्रेंचाइजी ले ली। बिल्कुल, आपने गलत फ्रेंचाइजी नहीं ली, आपने फ्रेंचाइजी इवैल्यूएट ही नहीं की। इवेल्यूट ही नहीं की। हमेशा यू नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन, आप क्या खरीद रहे हो और क्यों खरीद रहे हो, ये आपको पता होना ही चाहिए। जब तक ये दो क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है तब तक आप प्लीज वो चीज को मत दोनों लो। के आपने आंसर दे दिए यहाँ पर। हाँ, कि व्हाट यू ओन, आपको क्या खरीदना है वो आप अपनी मानसिकता से समझो, आप अपने नेचर से समझो। एंड व्हाई यू ओन, यानी कि आप इससे क्या करना चाहते हो आगे जाके। हो सकता है 4 साल बाद आप अपना ब्रांड ओपन करना चाहते हो, और मैं जाके ऑलरेडी उनके ऑनगोइंग स्टोर्स में जाके चेक करूंगा, ऑडिट करूंगा और समझूंगा, मालिक से बात करूंगा, ये सब चेक करूंगा। दूसरी चीज, अगर कंपनी लिस्टेड है जिसका आप फ्रेंचाइज ले रहे हो तो पब्लिक मार्केट्स में है, हाँ जी। बहुत इजीली आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हो, उनकी बैलेंस शीट हर क्वार्टर में आती है। अगर मिस लिस्टेड नहीं है तो आप में इतना दम होना चाहिए कि मुझे आपके फाइनेंशियल समझने हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप मांग सकते हो। अगर वो नहीं देते तो वैसे भी एमसीए में आप डाउनलोड कर सकते हो। बिल्कुल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कर लो। अगर वो प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं है और बड़ा ब्रांड नहीं है तो सावधान भाई। अगर समझो कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और वो प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, हाँ चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या फर्क पड़ता है। बहुत ही बड़ा ब्रांड है जी, उसका ऑलरेडी 200 आउटलेट है, दुनिया उनको जानती है, तो बहुत कम चांस है कि आप गलत हो गए। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। 2000 नोट प्राइवेट लिमिटेड, 70-80 सौ ही फ्रेंचाइजी हैं, अच्छा काम कर रही हैं। हाँ। और अच्छा प्रॉफिट कमा के दे रही हैं फ्रेंचाइजीज को। हाँ, तो एक हो गया आपने आरओआई हाँ, कर ली, पर एक आपने कंपनी की भी बैलेंस शीट चेक कर ली। हाँ जी। अगर वो देखिए, अगर एक कंपनी नेक साफ दिल की है ना तो वो आपको दे देगी बैलेंस। ठीक है, ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, देख लो हमारे बुक्स को, कोई चक्कर नहीं है। और अगर कंपनी बहुत बड़ी है और प्राइवेट लिमिटेड नहीं है तो फिर आप ठीक है, आप ट्रस्ट पे जा सकते हो। बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि मिड साइज कंपनीज में आपको एक बार जरूर चेक करना चाहिए। चौथा, अगर मिड साइज कंपनीज है तो आप उसके ओनर से जरूर मिले, उसके ओनर के विजन को समझे, क्या वो क्विक मनी बनाने आया है। क्योंकि फ्रेंचाइजी में ना क्विक मनी बन जाता है। हाँ जी। आप फ्रेंचाइजी फीस ले लेते हो 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, बहुत हर नंबर चलता है, मतलब कुछ भी नंबर चलता है। तो क्या ये क्विक मनी बनाने की स्कीम है या ये बंदा लंबे समय से है। अगली चीज ये देखो कि फ्रेंचाइज क्लोजर रेशियो कितना है, एफसीआर जिसे हम कहते हैं। हाँ जी। फ्रेंचाइज क्लोजर, कितने खुले थे, कितने बंद हो गए और कितने समय में बंद हो गए, और जो चल रहे हैं वो कितने लंबे समय से चल रहे हैं। कोई कहता है जी मैं 3 साल से चल रहा हूँ, 5 साल से चल रहा हूँ, 7 साल से चल रहा हूँ, 2 साल से चल रहा हूँ, 4 साल से चल, तो आदमी को लगता है हाँ यार, मतलब लंबे समय से खेल रहे हैं लोग, खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात तो है। यानी ठीक है, बना रहे होंगे पैसा इसलिए लेके बैठे, नहीं तो कोई भी दुकान खोल के नहीं रखता अगर वो नुकसान करता रहे तो। ठीक बात है, कोई भी बिजनेस में पैसा नहीं आ रहा है तो वो शट डाउन कर देगा बहुत जल्दी। अगली चीज जो आप ब्रांड के साथ बात करो, उनको बोलो मेरे को एग्जैक्ट, मेरे को प्रोजेक्शंस दो। पहले महीने मेरा क्या खर्चा होगा, मेरे को क्या रेवेन्यू का एस्टिमेट है, अगले महीने क्या रेवेन्यू का एस्टिमेट है, क्या खर्चा होगा, तीसरे महीने क्या होगा, क्या मैं कब ब्रेक इवन करूंगा, कब मेरा कैश लॉस बंद होगा। शुरू में 2-3 महीने वर्किंग कैपिटल लगता है, कैश लॉस होता है, बिल्कुल। क्योंकि आप मार्केटिंग करते हो, थोड़ा बताते हो मार्केट को, तो थोड़ा 2-3 महीने का पैसा लग जाता है आपको। हमारे यहाँ व्यापारियों के क्या प्रॉब्लम है, आप फ्रेंचाइजी फीस कितनी भी ले लो, पहले दिन से उनको प्रॉफिट चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जब भी आप फ्रेंचाइज लेते हो तो जो भी आपकी अपफ्रंट फीस है उसके साथ 3 महीने का वर्किंग कैपिटल आपको मानना चाहिए कि आपका चला जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा। बिल्कुल। जाएगा ही जाएगा, उतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए, नहीं तो आप मत घुसो इस चक्कर में। अगर 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी फीस है और महीने का 50,000 रुपए का खर्चा है तो 50,000 इंटू 3 1.5 लाख रुपए, 5 लाख प्लस 1.5 लाख, 6.5 लाख का आपके पास प्रबंध होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ो, नहीं तो मत बढ़ो आप। तो मालिक से बात कर ली, प्रोजेक्शन ले लो कि मेरे प्रोजेक्शन क्या है, क्योंकि हर 6 महीने में फिर आप उनको सूद सकते हो कि अरे देखो यार तुमने प्रोजेक्शन दिए थे अभी तक हुआ नहीं। और उनको एक चीज पे टेस्ट करो, कितनी बार वो आपको और आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करती है उसके साथ अपना रिश्ता बनाओ। मैकडॉनल्ड्स पागल जैसा ट्रेनिंग पे फोकस करती है, बिल्कुल। उनका खेल ही सारा ट्रेनिंग का है। आप कहीं चले जाओ, एक जैसी चीज, एक जैसी ड्रेस, एक जैसा खाना मिलने वाला है। तरीका भी, बिल्कुल, क्वेश्चन तरीका भी, भी, क्वेश्चन भी। स्क्रिप्ट भी एकदम स्टैंडर्डाइज। तो ये तभी हो सकती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करती हो। तो क्योंकि फ्रेंचाइज में क्या है, एंड ऑफ द डे ट्रेनिंग है ना, बिल्कुल, जितनी अच्छी ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा फ्रेंचाइज परफॉर्म करेगा, क्योंकि फ्रेंचाइज सीखता रहेगा, सीखता रहेगा, सीखता रहेगा, सीखता रहेगा। ठीक है, उसके बाद रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन कैसे होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे शेयर होती हैं। यानी कि अगर 100 फ्रेंचाइजी हैं, आज एक फ्रेंचाइजी ने इस महीने सबसे ज्यादा रेवेन्यू किया, तो क्या वो हमें आके सिखाएगी कि भाई उसने क्या किया, उसने क्या यूनिक किया, ताकि हम उसके एक्सपीरियंसेस से सीखें। क्योंकि सब कुछ ब्रांड को भी नहीं पता होता। ये फ्रेंचाइजी ओनर्स ना बड़े मजेदार होते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो नए नए तरीके निकालते हैं सेल करने के। तो एक ने बहुत अच्छा तरीका निकाला तो बाकियों को भी बता दो, वो भी सक्सेसफुल हो जाएंगे।
तो इस तरीके से ये शेयरिंग सेशंस होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें ब्रांड के साथ आप आराम से शांति से, कोई जल्दी मत करो, कोई जल्दी मत करो। एक अच्छा डिसीजन ले रहे हो भाई, लड़की का विवाह कर रहे हो, ठीक बात विवाह है। कर रहे हो जो तो आपने यार, बताया ना तरीका, हाँ मेरा एक ब्रांड है जिसको मैंने एक तरीका समझाया, ग्रोसरी ब्रांड है, हाँ वो उसकी सेल्स कम आ रही थी और प्रॉफिटेबिलिटी बस ब्रेक इवन जा रहा था। तो मैंने उसे बोला कि जहाँ पर तुम्हारी फ्रेंचाइजी खुल रही है, तो ब्याह वाली आपने बात करी, मैंने कहा ब्याह होते हैं, फंक्शन होते हैं, कुछ भी होता है, हर जगह भर भर के ग्रोसरी जाती है। सही कह रहे हो। तो एक लड़का रखो और उसको बोलो कि उसका काम ही मार्केट में यही है कि जाओ और सर्च करो, वहाँ पर माल काटो। बिल्कुल सही है, उसका नेक्स्ट मंथ से ही प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो गई सही कह रहे हो। और सेल्स छोटे डबल छोटे हो गई। डेल्टा से आ जाता है। हाँ, इंडिया इतना बड़ी कंट्री ना, छोटा सा भी एफर्ट मारो तो अच्छा रिजल्ट अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। सर अभी हम बात फ्रेंचाइजी फीस की भी कर रहे थे। सर अगर आप वेल नोन ब्रांड हैं और आपके ब्रांड की वजह से मुझे सेल्स बूस्ट आ रही है, तो आप कुछ भी फ्रेंचाइजी फीस चार्ज कर रहे हो, चलो बनता है। लेकिन अभी इंडिया में क्या हो रहा है, जैसे होता है ना साधु बाबा, एक आया तो फिर लाइन से चलते आ गए, हर चीज़ भेड़ चाल है यहाँ पर। तो बहुत सारी फ्रेंचाइजी ऐसी आ रही हैं जो खुद तो लॉस में है, स्टोर के नाम पर 2 ही स्टोर हैं और फ्रेंचाइजी फीस मांगती है 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ये फ्रेंचाइजी फीस को इवेल्युएट कैसे करें? मैंने जितने पैरामीटर्स बताए, हाँ जी, जब आप उस पर इवेलुएट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा ये ब्रांड फ्रॉड है, ओके, नहीं कर पा रहा है, खुद लॉस में है, इसके सिस्टम्स ठीक नहीं है, 5 लाख रुपए में दे क्या रहा है, 10 लाख रुपए में दे क्या रहा है, एसओपी ईआरपी दे रहा है, एसओपी। तो ब्रांड नेम से कुछ नहीं परवाह पड़ती भाई। ब्रांड नेम तो उसका होता है जिसका ब्रांड नेम है। हाँ जिसका ब्रांड नेम है उसके लिए देंगे ना, रिस्पेक्ट है कि उसने इतने साल लगा दिए। हाँ। अब हल्दीराम है, ठीक है, 40 साल लगा दिए, 50 साल लगा दिए, ठीक है जी, पूरी रिस्पेक्ट है, उसके ब्रांड के लिए जो मांगेगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि फिर हमारे को कस्टमर को लाना नहीं है, बिल्कुल। कस्टमर कूदता हुआ आएगा अंदर। पहले लिख देते हैं कमिंग सून। कमिंग सून, तो वहां बुकिंग हो जाती है कि भाई अच्छा यहाँ से पहले मेरे को बता देना, मेरा घर बगल में, मेरा घर बगल में, सोसाइटी बगल में। तो ब्रांड अगर है तो ब्रांड के लिए पैसा दो, ब्रांड अगर नहीं है तो प्रोसेसेस के लिए, विजन के लिए, सिस्टम्स के लिए पैसा दो। ओके, अगर प्रोसेसेस बढ़िया है, सिस्टम्स बढ़िया है, विजन बढ़िया है, फाइनेंशियल्स ठीक है, तो आप पैसा दो, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि देखो ब्रांड को भी बेचारे को पैसा तो चाहिए, उसको भी सिस्टम सेटअप करना है, उसको भी लोग हायर करने हैं, वो ट्रेनिंग कैसे देगा, उसको तो लोग चाहिए। ठीक है, और मतलब आप ये समझ लो कि आप इस बात से प्रभावित मत हो कि ये फ्रेंचाइजी कितने ओपन करते हैं, ओके, आप इस बात से प्रभावित हो कि फ्रेंचाइजीज कितने देर चलते हैं कितनी देर चलते हैं। और कितने कम बंद होते हैं। प्रभाव आपका इस बात का होना चाहिए। ग्रेट, अगर कोई ब्रांड आके बोलता है ना कि हम 2 साल पुराने हैं और हमने तो 200 फ्रेंचाइजी खोल दी, आप उल्टे होके भाग जाओ वहां से। उनका पूरा फोकस केवल और केवल पैसा इकट्ठा पैसा करने इकट्ठा करने पे। और एक ब्रांड बोलता है जी हमने 5 साल में 50 फ्रेंचाइजी खोली, अगले साल हम 30 फ्रेंचाइजी खोलेंगे। ये समझदार लोग हैं, इनसे आप बात कर सकते हो। जो अहंकार इस बात का दिखाता है कि हम तो रोज फ्रेंचाइजी खोलते हैं जी, रोज फ्रेंचाइजी खोलते हैं, उनसे दूर भाग जाओ, वो गलत कर रहे हैं। पर जो इस बात का बताता है कि मेरा सिस्टम में प्रोसेस है, हमने इस महीने इतने ऑन बोर्ड करे हैं, हमारा ये टारगेट है, लॉजिकल बात करता है, उससे करो। हमारे यहाँ देश में क्या है ना, नंबर से लोग प्रभाव, अरे भाई तेरे को पता 200 फ्रेंचाइजी, 200 फ्रेंचाइजी। वो पंजाब में तो फ्रेंचाइजी को फ्रेंची बोलते हैं। एंड 200 फ्रेंची है। तो मैं जाता हूँ मेरे क्लाइंट से वहाँ पे, तो बड़ा मजा आता है। मैं खुद भी पंजाबी हूँ तो उनके साथ उसी भाषा में बात होती है। तो मैंने बोला यार कि ये बात से क्या मतलब है उनकी 200 फ्रेंचाइजी, हाउ डू आई केयर? मेरे को ये पता करना है कि उनकी फ्रेंचाइजी कितनी खुली, कितनी बंद हुई, कब तक चली, क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या सिस्टम्स है, क्या इन सब बातों से उत्साह मत लाओ अपने अंदर। ठीक बात है उत्साह लाओ ये सब चीज़ों से। जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो करो, सौदा करो। सर। बहुत सारे जो इन्वेस्टर या क्या वो बिजनेस ओनर्स हैं जो फ्रेंचाइजी लेते हैं, उनके मन में एक ही डाउट आता है कि भाई मैं पूरे 3 साल 4 साल या जो मेहनत कर रहा हूँ मैं दिन रात, वो मेहनत तो मैं किसी और ब्रांड के लिए कर रहा हूँ, ब्रांड उनका बड़ा बन रहा है और मुझे सिर्फ पीनट्स या कुछ प्रॉफिट मिल रहा है। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए मैंने क्या कहा था कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो नौकरी कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते, और बिजनेस बनाने का आप में दम नहीं है अभी। तो आप ये समझ लो आप सीख नहीं आए। दम नहीं है, फिर नॉलेज नहीं है। नॉलेज, दम, जो भी आप कह हाँ, लो, मतलब एक रेडीनेस नहीं है। हाँ, रेडीनेस नहीं है। तो आपने क्या सोचा है कि मैं इंटरमीडिएट करूंगा, विच इज फ्रेंचाइजी, दूसरे का ब्रांड, दूसरे के प्रोसेसेस, मेरी मेहनत। तो आपने चूज किया है ये, तो इस बात को लेकर रो मत। 3-4 साल में अगर आपको लगता है कि आपने सीख लिया है, आपको सिस्टम प्रोसेसेस समझ आ गए हैं, और आपको लगता है कि आप इससे बेटर ब्रांड बना सकते हो इसी फील्ड में, तो स्टार्ट इट। ये बहुत बड़ा मिथ है जो मैं आए दिन ये क्वेश्चन रिसीव करता हूँ लोगों से, लोगों को आंसर करता हूँ। ये बहुत बड़ा मिथ है, बोल रहे हम किसी और के ब्रांड के लिए काम क्यों करें। एक और मिथ है लोगों के मन में कि भाई मैं तुम्हारा बिजनेस ले रहा हूँ, तुम्हारा ही बिजनेस चला रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ, तो फ्रेंचाइजी फीस क्यों दूँ? देखिए फ्रेंचाइजी फीस क्यों है, पहले तो उसका रीजन समझते हैं। एक है जैसे हमने बात करी ब्रांड, दूसरा देखिए जो भी ब्रांड फ्रेंचाइजी बनाता है ना, वो ऐसा नहीं है सिंपल। अगर एक अच्छा ब्रांड है, मतलब जिसकी नीयत साफ है, हाँ जी,
तो वो ना फ्रेंचाइजी बनाने से पहले उसको ईआरपी में इन्वेस्ट करना होता है, बहुत महंगा होता है, बिल्कुल। टीम बनानी पड़ती है, हम इसको कहते हैं टीम, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग। क्या? इन 3 चीजों पे एक ब्रांड को बहुत निवेश करना पड़ता है। बिल्कुल। टीम बनाता है, टेक्नोलॉजी बनाता है और ट्रेनिंग क्रिएट ट्रेनिंग का करता है। बिल्कुल। तो जब ये 3 चीजें वो करेगा तो कुछ तो आपसे लेगा ना भाई, अपनी भी तो तनख्वाहें निकालेगा ना, क्योंकि आपसे एंड में तो वो छोटा सा ही मार्जिन लेगा। अगर फूड बिजनेस है तो आप भी जानते हो रॉयल्टी 3 से 5% होती है, तो उससे उसका घर चलेगा क्या? तो उसका घर चलेगा जब आप उसको फीस दे दोगे और वो फीस लेजिटिमेटली अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में, राइट टीम, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग में डालेगा, ताकि आप ही को फायदा पहुंचाए, आप ही का रेवेन्यू बढ़ाए। तो फीस को गलत नहीं मानता मैं, फीस के पर्पस को चेक कर लो। बिल्कुल। अब बड़ा ब्रांड है तो ब्रांड है तो देना पड़ेगा भाई, आप उसके साथ एसोसिएट हो रहे हो। अब जैसे मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, जब आईटी में जॉब लगता है, बड़ी कंपनी आती है टीसीएस, इन्फोसिस, उनके पैकेज होते हैं 3-3.5 लाख। छोटी कंपनी आती है 6-7 लाख का पैकेज लेके, फिर भी लोग टीसीएस और इन्फोसिस जाते हैं कम पैकेज पे भी। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड है। उनको पता है आज इनमें काम कर लेंगे तो कल को डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, या लाइफ लॉन्ग की सिक्योरिटी होगी। ये छोटी कंपनी का पता नहीं है अपने को, अभी तो 7 लाख देगी, पता चला कि 3 महीने बाद थैंक यू बोल दे। आपको पता है इन्फी और टीसीएस से बड़ी कंपनीज में आपका थैंक यू नहीं हो सकता। बिल्कुल। सो पॉइंट इज कि आपकी चॉइस होती है। जब आप बहुत, मैंने क्या बोला, अगर आप लार्ज कैप के साथ काम करोगे तो आपका मार्जिन कम होगा पर सिक्योरिटी ज्यादा होगी। मिड कैप के साथ काम करोगे तो आपका मार्जिन ज्यादा होगा, रिस्क भी ज्यादा होगा, पर आप उसके बेनिफिट भी लोगे बाद में। अच्छा, आपको कौन रोक रहा है? एक फ्रेंचाइजी पे आप 2 कर लो, 3 कर लो, 5 कर लो, 10 कर लो, आप पूरे रीजन को कर लो, अगर आप पूरा रीजन डेवलप कर सकते हो। आज कितने लोग हैं जिन्होंने 10-10 फ्रेंचाइजीज पकड़ के रखी हैं एक एक ब्रांड की। आज यूएस में बिजनेस है, सबवे की फ्रेंचाइजी मेरे पास 20 है, मेरे पास 10 है, मेरे पास 15 है। ऐसा है। इंडिया का भी एक पिज्जा ब्रांड है, हाँ। लोग 1 लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, उनको दिख रहा है यार यहाँ पे आरओआई आ गई, हाँ जी। अब मुंडा लगा दो, यहाँ पे लड़का लगा दो, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। वेरी गुड, आपने एटलीस्ट बिजनेसमैन जैसा सोचा तो सही। बिजनेसमैन क्या सोचता है? एक्सपेंशन सोचता है, 1 दुकान, 2 दुकान, 5 दुकान, 10 दुकान। तो आपने सोचा, वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस टू यू। और आपका पीछे का सारा हेडेक मैनेज्ड है। पिज्जा बनेगा कैसे, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, न्यू प्रोडक्ट्स क्या होंगे, उसका पूरा लॉजिस्टिक्स क्या होगा, खाना कैसे आएगा, मेरा लड़का कैसे कपड़े पहनेगा, क्या कर, और मार्केटिंग कैसे होगी। आप समझो ब्रांड का भी बहुत एक्सपेंस है। यस। ऐसा नहीं है कि ब्रांड फोकट के मजे कर रहा है, जिसकी नीयत खराब है वो फोकट के मजे कर रहा है, पर जो ब्रांड है वो रियल एक्सपेंस कर रहा है। मेहनत भी बहुत लगती है। बहुत मेहनत लगती है जी अपना ब्रांड बनाने में, ब्रांड रिकॉल लाने में। ऐसा नहीं है हवा नहीं होता ब्रांड रिकॉल लाना। सर, एक फ्रेंचाइजी में एक बड़ा टर्म होता है फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट या फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट। बड़े लंबे लंबे पेपर होते हैं जी, कई सारे पेजेस पढ़ने पड़ते हैं। एज ए अगर हम लेमेन बात करें, जो बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, एफटीडी में क्या क्या होना चाहिए? देखिए, एज आई सेड, अगर ब्रांड बड़ा है तो वैसे आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि उनके बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं। हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ ना सारे अभिमन्यु है। चक्रव्यूह में जाना जानते हैं पर बाहर निकलना नहीं जानते। सारे ट्रेडिंग में भी यही होता है, इन्वेस्टिंग में भी यही होता है, वो चक्रव्यूह में घुस जाते हैं पर चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाते। तो हमारे जो बिजनेसमैन है उनको भी ये समझना पड़ेगा कि अग्रीमेंट्स आर मेड फॉर गुड डाइवोर्सेस, नॉट फॉर गुड मैरिजेस। कल को जब डाइवोर्स होगा, कुछ रीजन से आप दोनों अलग हो गए, तो उस टाइम पे अग्रीमेंट इतना साफ होना चाहिए, तेरा ये मेरा ये, तेरा ये मेरा ये, बस। ओके। तो आप अग्रीमेंट पे ये फोकस करो। अग्रीमेंट में ना 3-4 बड़े स्तंभ होते हैं। एक तो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तू क्या करेगा, मैं क्या करूंगा। ठीक बात है। सेकंड होता है इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, कि किस चीज को डिफॉल्ट माना जाएगा। तूने ये सब किया नहीं किया तो डिफॉल्ट माना जाएगा, मैंने ये सब नहीं किया तो डिफॉल्ट। इवेंट ऑफ डिफॉल्ट के बाद आता है क्योर पीरियड, यानी कि गलती हो गई, तेरे को 15 दिन देता हूं ठीक करने के लिए, इसे हम कहते हैं क्योर पीरियड। ओके। चौथा होता है क्योर भी नहीं हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट, यानी कि अब तूने गलती भी कर दी, हाँ। तूने ठीक भी नहीं की, तो अब इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, हमारा रिश्ता विच्छेद होगा, अलग होगा। बिल्कुल। तो जब रिश्ता अलग होगा तो किसकी गलती की वजह से हो रहा है, उसके बेसिस पे पेनल्टी डिसाइड होगी। कि भाई देखो, ब्रांड की गलती की वजह से हुआ, उन्होंने मार्केटिंग नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो भाई तुम्हें मेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा, मेरा इतना लागत लग गई थी, मेरी गलती थी, तो मेरे जो लगे थे मैं छोड़ के जाता हूं, और क्या कर सकता हूं। ठीक बात। तो ये जो है ना, आपको इस स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचना है कि मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करने के लिए मुझे क्या मिलने वाला है वो भी क्लियर होगा, कि आपको कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, परसेंटेज या फिर मार्जिन या जो भी है। कल को इवेंट ऑफ डिफॉल्ट क्या होगा, गलती क्या मानी जाएगी, ठीक करने को कितना टाइम मिलेगा, और ठीक ना होने पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। वो ये चीजें अगर आप अग्रीमेंट में अच्छे से क्लियर कर लो, इसके अलावा अग्रीमेंट में कुछ होता ही नहीं है। बहुत सिंपल है, अग्रीमेंट इज ओनली अबाउट दिस। एग्रीमेंट से आपको हमेशा सेफ्टी मिलेगी। बिल्कुल, हमेशा, कभी नहीं होना, कभी नहीं होना, कभी नहीं होना। आप अग्रीमेंट बनवाओ ऐसे ना, आप भी अपने लॉयर को लगाओ, लगा दो 50,000 लाख रुपए, यार इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो। 2023 में
दो बड़े ब्रांड कोलैप्स किए और सेंसेशन रहे यूट्यूब पर, और मुझे लगता है कि उन्हें बचाने वाला, ब्रांड को बचाने वाला भी ये फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट ही था। उस एग्रीमेंट के क्लोज के कारण ही वो ब्रांड बच पाए। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने जैसे कहा ना कि अग्रीमेंट्स आर फॉर गुड डाइवोर्सेस, ओके। नॉट फॉर गुड मैरिजेस। जब शादी अच्छी चल रही होती है ना, कोई अग्रीमेंट नहीं देखता। धंधा अच्छा चल रहा है भाई, रेवेन्यू आ रहा है, ROI आ रही है, सब कुछ आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कोई देखता ही नहीं। कोई पेपर देखता नहीं। इंडिया में फिर तो जो भी खास कर प्रॉब्लम देखते फिर जो भी प्रॉब्लम होती है दोनों मिलकर सॉल्व कर लेते हैं। बट अगर आपका अभाव आ गया, मतलब देयर इज स्कैरसिटी, पैसा ही नहीं बन रहा, तो लड़ाई चालू होती है। जिस घर में पैसा नहीं आता ना, उधर ही मियाँ बीवी बच्चे माँ बाप लड़ते रहते हैं, क्योंकि अभाव हो चुका है, तो उनके पेट ही नहीं पल रहे। बिल्कुल। तो तभी लड़ाई होगी। और उस लड़ाई को अगर आपने पहले दिन से क्लियर कर लिया कि भाई ऐसे ऐसे लड़ाई होगी, लड़ाई में तेरी गलती ये मानी जाएगी, मेरी गलती ये मानी जाएगी, मुझे ये ठीक करना है, तुझे ये ठीक करना है, इतने दिन मिलेंगे, नहीं हुआ तो ये होगा, बस हो गया, मैटर खत्म। सर फ्रेंचाइजी में दो पार्ट पर काम होता है, एक फ्रेंचाइजर मतलब ब्रांड के पार्ट पर, दूसरा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसके पार्ट पर। सबसे पहले जो दर्शक है उनको हम बताना चाहेंगे या जानना चाहेंगे उनके लिए कि जब आप कोई फ्रेंचाइजी लें तो फ्रेंचाइजर की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उन्हें क्या सीख करना चाहिए कि मेरे लिए ब्रांड क्या क्या करेगा भाई। बहुत ए ग्रेड क्वेश्चन है आपका सर, ऑब्वियसली आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको फ्रेंचाइजर से जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि वो आपको हैंड होल्ड करेगा बिजनेस में, कि वो आपको शुरू में एकदम ट्रेन करेगा। ट्रेनिंग शुड बी योर फर्स्ट एक्सपेक्टेशन। लोग ROI मांगते हैं, हाँ, ROI थोड़ा बाद में मांग लो, पहले ट्रेनिंग मांग लो। धंधा होगा तो आरोप आएगी। हाँ आ ही जाएगा यार, कोई ना कोई अगर वो आपको सही तरीका बता देगा। तो वो कहते हैं ना कि मैं अगर बच्चे को क्या दूं, पैसे दूं या पैसे कमाने की स्किल दूं, तो मैं बच्चे को पैसे कमाने की स्किल दूंगा, क्योंकि पैसा तो खत्म हो सकता है, बिल्कुल, पर skill स्किल खत्म कभी नहीं खत्म नहीं होगी। तो बहुत सिंपल है कि क्या ब्रांड आपके लिए ट्रेनिंग अच्छे से कर रहा है, आपको हैंड होल्ड कर रहा है, राइट फ्रॉम इंसेप्शन आपका स्टोर कैसे बनना चाहिए, स्टोर के लिए राइट वेंडर्स क्या होने चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज ये है, आपको ERP सिस्टम्स प्रोसेसेस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके। दूसरी चीज जो आपको देखनी चाहिए आशीष जी, वो ये है कि वो व्यक्ति, वो जो ब्रांड है, क्या वो ERP दे रहा है, सिस्टम दे रहा है, प्रोसेसेस दे रहा है, बिलिंग सिस्टम प्रॉपर आपको दे रहा है। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि लोग फ्रेंचाइजी इसलिए चालू करते हैं कि शुरू में पैसे इकट्ठे कर ले और ये सब हम बाद में बनाएंगे। बड़ा रिस्की है, बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो मेरे को लगता है ये अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा देखिए, जो जगह पे सिस्टम्स बन जाते हैं ना, वहां ईज होती है काम करने की। जहां सिर्फ ही बन रहे होते हैं या शुरुआत ही हुई होती है, वहां बहुत मुश्किल होती है। तो दूसरी एक्सपेक्टेशन आप क्लियर कर सकते हैं। तीसरी एक्सपेक्टेशन आप रखिए, पेपर पे उनसे प्रोजेक्शंस लीजिए। ये बहुत बड़ी गलती है जो मुझे लगता है फ्रेंचाइजी ओनर्स करते हैं, जो नहीं ले मांगते उससे, क्योंकि उस टाइम ना प्रेम भाव होता है, अरे नहीं इतना अच्छा ब्रांड है, इतना बड़ा ब्रांड है, मैं अच्छी सेल्स भी सुनी होती है, सनी हुई होती है, मोटिवेटेड होते हैं। और हमारे यहाँ ना रिश्तों में शुरुआत में क्लैरिटी नहीं रखते हैं। शुरुआत में होता है तू मेरा भाई है, लास्ट में होता है तू साला कसाई है। हाँ। तो वो नहीं करना है। आप शुरू में क्लैरिटी मांगो, जितनी क्लैरिटी ले सकते हो, कोई गलत बात नहीं है। मैं हमेशा मैं भी पर्सनली जो पार्टनरशिप्स करता हूँ, मतलब आज थोड़ा ना खराब बात कर लेते हैं, हाँ। ताकि आगे ना करनी पड़े। आज बड़ी खराब बात है, थोड़ी बहुत कर लेते हैं, विनम्रता से करते हैं, पर खराब बात करते हैं। मुझे चाहिए ये कि भैया मुझे बताओ कि मुझे अगला 1 साल 2 साल 3 साल कैसे जाएगा। चौथा, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रॉपरली पढ़िए, जो हमने बात करी। हाँ जी, एकदम, हाँ, आपको कितना टाइम दे रहा है वो, उसके बाद उसको रिन्यूअल कैसे होगा, रिन्यूअल उसी के बेसिस पे है या आप भी रिन्यूअल कर सकते हो, वो क्या क्लॉजेज हैं जो आप जहां फंस सकते हो। थोड़ा समय लीजिए, एक लॉयर को लीजिए साथ में, और नेगेटिव सोचिए कि ये मेरे को कहाँ बैंड बजा सकते हैं मेरी। उन पॉइंट्स को लिखिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए कि मेरे को ये पॉइंट ऐसा चाहिए, ये पॉइंट ऐसा चाहिए। तो शुरुआत में हो जाता है, जब ब्रांड छोटा होता है, वो थोड़ा अग्री कर जाता है सब चीज़ों। स्टार्टिंग में तो अब जैसे फ्रेंचाइजीज में क्या होता है, ब्रांड्स कभी कभी क्या खेलते हैं कि 2 चीज़ों पे खेलते हैं जो मुझे समझ आता है। वो है कि जैसे आपकी फ्रेंचाइजी अच्छी चलने लगी एक जगह, तो उनको लगता है यार जो 8 किलोमीटर की रेंज दी थी मैं काम करता हूँ उसको 4 कर देता हूँ, इनको एक नोटिस भेज देता हूँ। हाँ, एक क्लोज डाल देते हैं कि फ्रेंचाइजी कैन डू चेंज एनीथिंग एट हाँ, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो तो मेरा बिजनेस खत्म कर देगा ना। तो आपको कि भाई आपने अगर कोई भी चेंज किया, पर मेरे बिजनेस को नहीं इंपैक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर 4 किलोमीटर पे खोल दी तो मेरे पास ऑडियंस एटलीस्ट 30-40% उधर चली जाएगी, बिल्कुल, जो थोड़ी दूर से आ रही थी। हाँ। तो वो जैसे एक हो गया। दूसरा, मैंने सुना है कि जहां पे एक फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा करती है, कभी कभी ब्रांड अपना ही स्टोर डाल देता है। एक बहुत फेमस ब्रांड है शार्क टैंक वाला, उसके साथ ही अलेज होता है, कमेंट में गेस कर लेना। हाँ। तो ये कर लेते हैं वो लोग कि भाई अच्छा चल रहा है, अच्छा यार, उनको तो डेटा आ ही रहा होता है, बोले यार ये वाला अच्छा चल रहा है, इसके बगल में अपनी खोल देते चल, और क्लॉज नहीं, देखो हमने तो बोला था हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वो नहीं चलेगा, ये ना चल बे वाला हिसाब है। तो ये सब ध्यान रखिए सब, और बी फर्म
ये अकेली ब्रांड नहीं है इस दुनिया में काम करने के लिए, बहुत ब्रांड्स मिलेंगे आपको काम करने के लिए। बिल्कुल, इंडिया में फ्रेंचाइजी, जुबिलेंट भी फ्रेंचाइजी है, देवयानी फूड्स भी फ्रेंचाइजी है, बिल्कुल सही है। जो आज छोटे मोटे न जाने सारे फ्रेंचाइजी से बड़े आप देखो फ्रेंचाइजर ना, ये जो आपका कौन सी बॉटलिंग कंपनी है, वरुण बेवरेजेस, वरुण बेवरेजेस, वो भी एक हाँ, तरीके की फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजी है। हाँ, और बट 100% पेप्सी की हिम्मत नहीं बढ़ती वीबी के सामने कुछ बोलने की। नहीं, वीबी likewise, चलता है। डोमिनोज को सेट करने वाले जुबिलेंट इंडिया ये में। पेज इंडस्ट्रीज जॉकी के फ्रेंचाइजी है। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है, जिनको तरीका आता है अगर आप उसको कुछ दे रहे हो, दो तरफा रिलेशन है भाई। हाँ बिल्कुल, दो तरफा रिलेशन है, सिर्फ आप उसको, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, आप भी उसके लिए कुछ काम कर रहे हो, आप भी उसके लिए मार्केट डेवलप कर रहे हो, आपकी कर रहे हो, आपका अधिकार है, मांगो उससे, जम के मांगो। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए। जब आप काम कर रहे हो तो आपके फ्रेंचाइजी भी आपके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बताया कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात की, आपने प्रोजेक्शन के बारे में बात की, आपने संधि विच्छेद की भी बात की। तो ये सारी चीजें फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट में होनी चाहिए एब्सोल्युटली, विद प्रोजेक्शंस। विद प्रोजेक्शंस भी होने चाहिए। प्रोजेक्शन शुड बी एन annexure टू द अग्रीमेंट। लेकिन प्रोजेक्शंस तो हमेशा हम ये कहेंगे कि एजम्पशन बेसिस पर होते हैं। बिल्कुल होता है। तो एजम्पशंस को हम किस तरीके से एग्रीमेंट में लिख सकते हैं? देखिए क्या होता है, मैं जैसे आपको बताता हूँ, मैं जब रियल एस्टेट में था तो हम लोग, मेरा जो डेवलपर ग्रुप था वो होटल बनाता था, हाँ, पर हम होटल चलाते नहीं थे, हम होटल ऑपरेटर लाते थे। हम्म, तो होटल ऑपरेटर कुड भी मैरियट, हयात, ये लोग ऑपरेटर करते थे। जब वो हमारे साथ नेगोशिएट करते थे, ट्रांजैक्ट करते थे, ये भी एक फ्रेंचाइजी हो गई एक हाँ जी तरीके की। बिल्कुल 100%। थोड़े अलग तरीके से चलती है, बट है फ्रेंचाइजी एंड ऑफ द डे। तो वो हमें ब्रांड देते हैं, सिस्टम्स देते हैं, प्रोसेसेस देते हैं और पीपल भी देते हैं। तो उनके साथ जब बात हुई तो उन्होंने वो 3 साल का प्रोजेक्शन देते हैं, और वो 3 साल के प्रोजेक्शन में वो लिखते हैं कि हम इसका मिनिमम 80% अचीव करेंगे, और अगर हमने कंटिन्यूअस 2 या 3 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड एंड एवरीथिंग, अगर हमने इसको नहीं किया अचीव तो आप हमें टर्मिनेट कर सकते हो। ओके, ये लिखा हुआ होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हयात, मैरियट एंड दोस गाइस, जिनके लीज टेन्योर 20-20 साल के होते हैं। मैरियट 20 साल से नीचे लीज टेन्योर नहीं करता है। सारे होटल सारे की बड़े होटल्स फ्रेंचाइजी ये मिलती करते है। हैं, हाँ। तो जिनको ऐसा लगता है कि होटल्स की या फिर सिनेमा हॉल की फ्रेंचाइजी नहीं मिल सकती है, वो इनकी भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। बिल्कुल, देखो आप कहाँ किस स्केल पे जाओगे उस हिसाब से ले सकते हो। बिल्कुल, आपने बोला ना, मैकडॉनल्ड्स की भी मिलती है, 100%। पेप्सी की भी मिलती है, कोक भी बोटलिंग के थ्रू चलाता है यहाँ पे 100% इंडिया में। चलाते हैं। सो पॉइंट इज कि आप कितना सतर्क हो। आप मोहताजी करोगे, अरे रे ब्रांड है, अरे मैं ऐसे कर लूँ, ओ माय गॉड मैं कैसे पूछूं, अब बुरा मान जाएंगे, तो फिर ठीक है, आप किसी दिन आपको बुरा लगने वाला है। सर मुझे तो फ्रेंचाइजिंग बड़ा ही अच्छा ऑप्शन लगता है। व्हेन आई वाज इन माय वर्स्ट टाइम, ऐसा समय था जब नौकरी में कर नहीं सकता था, क्योंकि 30 पार हो गया थी एज, और नौकरी ढंग की मिल नहीं सकती थी, पैसे थे ही नहीं। उस समय मैंने परफिटी, पार्ले, हल्दीराम्स इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली थी, विच इज काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी। डिस्ट्रीब्यूटर भी एक फ्रेंचाइजी है एक तरीके की। तो मुझे माल बेचने नहीं जाना पड़ता था। सही कह रहे हो, घर पे आता ग्राहक। बिल्कुल, ग्राहक बने हुए थे, बस आपको पर आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आरओआई जो होगा वो मुश्किल से 15-18% होगा साल का, मुश्किल से। सर बट एटलीस्ट एट दैट टाइम व्हेन आई डोंट हैव एनीथिंग। हाँ, तो बेटर ऑप्शन है। मैंने आपको क्या कहा, ये किसके लिए सूटेबल है? जिसके पास पैसा है, हाँ। जिसको नौकरी नहीं करनी है, जिसको फिर भी सीखना है, या। और जो अभी बिजनेस बनाने के लिए क्षमता नहीं रखता है, उसके लिए परफेक्ट चीज है फ्रेंचाइजी। भाई फ्रेंचाइजी से अच्छा तरीका ही नहीं है। एक और ये आदमी की और परफेक्ट है सर। proven। बीच में मैं टोकना चाहूंगा सर, जिस बाप को अपने बेटे की शादी करनी है ना, धंधा नहीं है मैं बोलना नहीं चाहता था। तो नहीं, इंडिया में हाँ, ये भी मैंने आपको क्या बोला कि पैसा, बहुत पैसा है और धंधा नहीं है, ये एक एपिडेमिक है। या इट इज एन एपिडेमिक इन इंडिया। मेरा संकेत वही था कि बच्चा जो है वो बिगड़ा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है, और एंड ऑफ द डे उनकी शादी करानी है तो बोले कहीं तो ठिया मिले उसको। कहीं तो ठिया मिले, लोग हाँ। बोलेंगे ना भाई ये तो फलाने ब्रांड में बैठा है, बड़ा बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। ब्रांड हाँ, लेके देखा बैठा है। इनका शोरूम है जी, ये वाला शोरूम है, 3 शोरूम है जी। ले रखा है, हाँ। अजमेरा का ले रखा है, बड़े बड़े ब्रांड जो के भी शोरूम brand ले है, रखे right, हैं। true। सो ये तो बात होगी हमारी ब्रांड्स के पार्ट पर, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ब्रांड जो फ्रेंचाइजी लेता है उसे क्या लगता है, मैंने तो किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले ली, मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरा तो कोई काम ही नहीं है, मुझे तो खाली नोट गिनने हैं। तो उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए? देखिए, आप प्लीज इसको अपने बिजनेस की तरह करिए, दूसरे के बिजनेस की तरह मत करिए। आपका पैसा निवेश हुआ है, जगह निवेश हुई है, और आप समय भी निवेश कर रहे हैं। प्रॉपर बिजनेस की तरह इसको रन कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको इतना अच्छा आरओआई मिलेगा। 3 से 6 महीने के अंदर जनरली एक फ्रेंचाइजी टर्न अराउंड हो जाती है। जनरली मैंने नोटिस किया है, 3 से 6 महीने के अंदर एक ऐसा टर्न अराउंड आता है कि फिर आप बहुत प्रॉफिटेबल बनने लग जाते हैं और आपका डिपॉजिट जमा होने लगता है। बिना मेहनत के भाई अगर आपको पैसा चाहिए तो बाप दादा की जमीन बेचो, एफडी में डालो और एफडी का प्याज खाओ। यही SIP एक भी कर तरीका सकते है, यही एक तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है आपको फ्री पैसा लेने का। ठीक है, बाकी सब चीज़ों के लिए, चाहे आप नौकरी करो, चाहे फ्रेंचाइजी करो, चाहे बिजनेस करो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपको मोहताजी करनी है तो एफडी ले लो, कुछ मत करो, कोई चक्कर नहीं। फिर घूमो अपनी स्कॉर्पियो में और रोवर में, जो करना है करो। कुछ भी काम करना है तो दोस्त मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको दारू का ठेका भी चलाना है ना, जो सबसे ईजी है चलाना इंडिया में, फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट होगी कि कोई ये मोहताजी ना सोचे,
इसको फ्रेंचाइजी को, फ्रेंचाइज नॉट मोहताजी, इट इज अ गुड हार्ड वर्क, यस इट इज अ सब्सटीट्यूट, बिकॉज आप बिजनेस बना नहीं सकते, नौकरी कर नहीं सकते, तो आप इस बीच में आ गए हो, इस बीच के लिए आपको परफेक्ट जगह ये मिली हुई है। सिस्टम्स में आपको फोकस नहीं करना है, लेकिन हाँ। आपको मार्केटिंग पे बिल्कुल फोकस करना करिए, है। आप अपनी जगह को मार्केटिंग करिए, उसको उसमें सजाइए धजाइए, इवेंट्स कीजिए, एक्टिविटी कीजिए। आपके यार हमारे यहाँ आप सोचो, हमारे भारतीय जो संस्कृति में जो आपका जगह होता है, ठिया होता है, उसकी कितनी इज्जत होती है। लोग फैक्ट्री को कितना साफ सुथरा रखते हैं क्योंकि उसको मंदिर मानते हैं। तो बिल्कुल। आप अगर अपनी फैक्ट्री खोल रहे हो या आउटलेट खोल रहे हो, कुछ खोल रहे हो, उसको साफ रखिए, सुंदर रखिए, उसमें इवेंट्स कीजिए, गैदरिंग कीजिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का लड़का लड़की रख लीजिए, वो वीडियो खींचेंगे, इवेंट्स डालेंगे, सब करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। बी एंगेज्ड, इट इज गुड फन टू डू दैट बिजनेस। सर आपसे हम सीखना चाहेंगे, आपने 6 महीने में संजय कथुरिया जी को 10 संजय कथुरिया बना दिया है। तो ये आखिरकार मार्केटिंग में ऐसा क्या किया आपने जिससे कि आज ये इतना ज़बरदस्त चेंज मिला है, और ये फ्रेंचाइजी वाले क्या कर सकते हैं? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप जैसे मित्र लोग ही हैं जिन्होंने ये एक्सेलरेशन दी है, एंड इट इज़ गॉड्स काइंडनेस टू मी। बट मैं ये कहूँगा कि मार्केटिंग जो है, द ओनली वे ऑफ मार्केटिंग टुडे इज कंटेंट मार्केटिंग। उसके अलावा कोई मार्केटिंग नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। या प्लीज। आप गाड़ी में जा रहे हैं, हम्म, DND पे, दिल्ली नोएडा जो है, वहाँ पे बड़े बड़े होर्डिंग्स है, हाँ जी। गाड़ी में पीछे बैठे हैं आप, हम्म, आपका ड्राइवर चला रहा है, ऊबर में जा जो भी या, कैब ठीक में है। बैठे हैं आप, आपका ध्यान इधर है। हम्म, अब एक बंदे ने 5 लाख रुपए की ऐड लगाई हुई है, पर आप तो यूट्यूब पे देख रहे हो, आप तो इंस्टाग्राम देख रहे हो, आप तो फेसबुक देख रहे हो, या तो मुझे कहाँ होना चाहिए, होर्डिंग पे या आपके फ़ोन पे? फ़ोन पे होना चाहिए। प्रिसाइसली यही लोग मिस्टेक कर रहे हैं, वो कन्वेंशनल मीडिया पे जा रहे हैं। आज लोग न्यूज़ नहीं देखना चाहते, अपने फ़ोन पे न्यूज़ देखते हैं, जो भी चैनल पे देखते हैं, चाहे इंडिया टीवी देखे, आज तक देखे, जो भी XYZ चैनल, CNBC देखे, पर देखते अपने फ़ोन पे। टीवी वो कभी कभी नेटफ्लिक्स लगाने के लिए या Amazon प्राइम पे कोई मूवी भी देखने के लिए कर लेते हैं। दिस इज द सिचुएशन टुडे। डीप डाउन छोटे गांव में ऑब्वियसली आज भी टीवी का पेनिट्रेशन है, पर एक सिटी के बंदे को अगर आपको गैदर करना है तो आज वो फ़ोन के अंदर घुसा हुआ है। तो आप भी फ़ोन में घुस जाओ, अपना ब्रांड क्रिएट करो, अपना कंटेंट दो। शुरू में आपको शर्माओगे, प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे आप ठीक हो जाओगे। ये भी देखिए कंपाउंडिंग का गेम है। आप 2-3 साल दोगे, आपको रिजल्ट आएगा। आशीष जी, आपने भी इतना बड़ा चैनल बनाया, आज करीबन 8 लाख आपके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे। इट्स नॉट अ जोक। 8 लाख सब्सक्राइबर वाले मेरे हिसाब से पूरे देश में कुल मिला के 2-3 हज़ार चैनल होंगे, ज़्यादा बोल रहा हूँ, वो ज़्यादा नहीं होंगे। तो 140 करोड़ लोगों में अगर 2-3 हज़ार चैनल में आपका नंबर आता है, तो आपने भी बहुत मेहनत की होगी, एफर्ट डाला होगा, कंटिन्यूस कंटेंट डाला होगा, कंपाउंड किया, तो आज आप पहुंच गए 8 लाख पे। तो इट इज़ अचीवेबल, बट इट टेक्स टाइम। ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला। तो किसी को भी ब्रांडिंग करनी है, तो ब्रांडिंग आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से कीजिए, एंगेजिंग कंटेंट बनाइए, लोगों के साथ एंगेज कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए। पीपल लव इट, दे विल डेफिनेटली लाइक यू। सर फ्रेंचाइजिंग को मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसिव इनकम का सोर्स भी है, क्योंकि आज आप हमारे साथ एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ 1 करो, 2 करो, 10 करो, फिर ये बैठे बैठे आपको कमा कर सही देगा। कह रहे हो। तो फ्रेंचाइजी को मैं आपसे समझना चाहूँगा किस तरीके से पैसिव इनकम का सोर्स बनाएं। देखिए, फ्रेंचाइजी में 2 तरीके से मुझे लगता है पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। जैसे आपने बोला, आपने पहला शॉप ओपन किया, आप उसको ऑपरेट करना सीख गए, आपने एक मैनेजर रखा जिसको सिखा दिया, आप सेकंड शॉप पे चले गए, फिर आपने 2 शॉप्स के ऊपर एक मैनेजर रखा, फिर आप तीसरी पे चले गए, चौथी पे चले गए। जैसे मैंने बताया कि सबवे का US में लोग 10-10, 15-15 फ्रेंचाइज ले लेते हैं, हाँ जी। और वो अच्छा पैसा कमाते हैं, 20-20 हज़ार डॉलर महीने का कमा लेते हैं, मतलब विच इज़ 17-18 लाख रुपया इंडियन करेंसी में। तो अगर आपको इंडिया में करना है तो ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप सुपर बिग ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो वो आपको ROI देते हैं, मुझे ऐसा लगता है 15 से 18% का ईयरली हार्डली। ईयरली। हाँ, साल, महीने का नहीं, साल का 15 से 18% मुश्किल से। छोटे ब्रांड में महीने का निकल जाता है सर। छोटे ब्रांड में कभी कभी निकल जाता है, बट देन ऑब्वियसली उस पर रिस्क है, जो रिस्क है वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं एक्टिवली काम करना चाहते हैं, आपके पास पैसा बहुत है, तो आप ये बड़े ब्रांड्स की C&F ले लीजिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ले लीजिए, या जैसे आपने बोला कि प्रेफरेंस ये सब की ली थी, तो घर पे आके सामान लेके जाते थे, तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप स्टॉकिस्ट बन गए और आपने 15-18% का पैसिव इनकम क्रिएट कर लिया अपने कैपिटल पे, या तो बहुत अच्छा है। और एक ठिया भी हो गया, बैठ के जाके समझ आ गया। कल को आपने वेयर हाउस खरीदा होगा, वेयर हाउस की लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी, कुछ भी किया होगा, मतलब दैट ऑल्सो इज एंसिलरी बेनिफिट। सेकंड, आप धंधा करना सीख जाते हो, रोटेशन कैसे हो रही है, ट्रक कैसे आ रहा है, सामान कैसे चढ़ रहा है, सामान कैसे अनलोड हो रहा है, ये सारी चीजें सीख जाते हो सकता है आप अपना कुछ का थोड़ा बोला चालू कर। फिर क्या होगा, कोई बहुत छोटा ब्रांड होगा, वो कहेगा सर आपकी C&F अच्छी चले, थोड़ा मेरा भी सामान रखवा लो, मैं भी कर लेता हूँ, आप दूसरी जगह कुछ कर लो मेरे साथ, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो, जब आप पिच पे होगे तो आपको लूज बॉल मिलेगी, या ठीक है। 100%। आप ये अगर आप सोचो कि नहीं जी मैं तो बाहर बैठ के मस्त ऐसे देखूंगा, तो आपको लूज बॉल नहीं मिल रही, फिर उसको मिल रही है जो पिच पे खड़ा है। 100% मैंने पैसा कमाया है ऐसे। हाँ, बिल्कुल। बड़े बड़े ब्रांड ने पूरे पैसे एडवांस लिए, बिना NEFT के माल नहीं आता था, लेकिन उन ब्रांड की वजह से कई सारे छोटे ऐसे ब्रांड आ गए बिल्कुल। जो बहुत तो मोटा प्रॉफिट देते थे, उधार में माल छोड़ के जाते थे। मैं आपको एक केस स्टडी देता हूँ, मेरे फादर ने समझाई थी, वो पहले बिजनेस में थे, और
मेरे को बोलते हैं कि वो ना साबुन बेचते थे, उनके साबुन की फैक्ट्री थी गंगानगर में। तो वो बोलते रूह अफ़ज़ा जो था ना, रूह अफ़ज़ा ब्लैक में बिकता था। तो मतलब रूह अफ़ज़ा के लिए डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो लाइन लगा के लाइन रखते लगा थे। के खड़े होते थे, बिल्कुल। और वो क्या करते थे, बहुत कम रैशनिंग होती थी, तेरे को इतनी बॉटल, तेरे को इतनी बॉटल, तेरे को मिलेगी नहीं, ऐसे होता था। और ब्लैकिंग भी होती थी, थोड़ा इधर उधर हो जाता था। तो बोलते वो डब्बा रख के ना दुकान पे लिख देते हमारे यहाँ रूह अफ़ज़ा मिलता है, बिल्कुल। ठीक है जी। और जितने में खरीदते थे उतने में ही बेच देते थे। तो मुनाफा कहाँ से हुआ? 2 तरीके से। ब्लैक वाले आइटम में भी मुनाफा नहीं नहीं कमा सकते, कमा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप, क्योंकि उनके ब्रांड्स के अपने वो होते हैं, रूल्स हाँ, होते हैं। रूल्स होते हैं, अब रूह अफ़ज़ा तो ठोक देगा, उनका तो उनकी तो मोनोपोली है इस बिजनेस में। बिल्कुल। तो इन्होंने क्या किया, जो जो परचूरन वाले थे या ये दुकान वाले थे, उन्होंने सेम भाव पे बेच दिया। जो एमआरपी था, जितने में उन्होंने खरीदा उतने में आगे टिका हाँ जी, दिया। पैसा बनाया 2 चीज़ों से, क्योंकि ग्राहक दुकान में आ गया तो अब दूसरी कोई चीज़ खरीद लेगा, बिल्कुल। छोटा कोई साबुन खरीद लेगा, कुछ खरीद लेगा। और गत्ता जो था वो गत्ता बेच दिया, गत्ता बेच के पैसा कमा रहे थे। तो आपको ना कभी कभी भारत में थोड़ा यूनिक सोचना पड़ता है कि जो चीज बेच रहे हो उससे पैसा नहीं कमाओगे, कुछ और चीज से पैसा कमाना पड़ेगा। पर उस रूह अफ़ज़ा के कारण जो ऑडियंस आपके पास आती है, उससे अगर आप लॉयल्टी बिल्ड कर लेते हो तो आप ऑब्वियसली अपनी सामान ज्यादा दूसरे चीजें बेच के उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। तो समटाइम्स आप एक चीज करते हो जिसमें आप प्रॉफिट नहीं कमाते, पर दूसरी चीज उससे आपको ऐसी मिल जाती है, जैसे आपने बताया कि हाँ जी। आपको ब्रांड आके पटक गया माल की, भैया आराम से बेचो, धीरे बेचो, मेरे को मार्जिन भी दूंगा, उधारी भी दूंगा। हाँ जी। पर अगर आप उधर नहीं होते तो आपके पास ये मौका नहीं होता। नहीं आता, बिल्कुल ठीक पर बात एक जो एम्प्लॉय माइंडसेट होता है, एक जो ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता ना, वो क्या सोचता है कि मैंने अगर ये कप खरीदा ना तो मैं इसी कप से प्रॉफिट बनाऊंगा। व्यापारी क्या सोचता है, ये कप खरीदा ना तो मैं प्लेट से प्रॉफिट बनाऊंगा, कप तो ऐसे ही बेच दूंगा। है। या तो आप देखो, सबसे सस्ता जो डीमार्ट है, वो सबसे सस्ता क्या बेचता है पता है? चीनी। सबसे सस्ता। आप यानी कि छोटी छोटी दुकानें डीमार्ट से खरीद के जाके बेचती हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, चीनी और कोल्ड ड्रिंक। चीनी बेच रहा है और कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, पर मैं कहता हूँ चीनी सबसे ज्यादा बेचता है, क्योंकि उसको पता है चीनी की खपत है। पर बिल्कुल। एक बार आदमी चीनी के लिए अंदर आ गया, कुछ ना कुछ तो उठाएगा, दाल उठाएगा, चावल उठाएगा, सर्फ उठाएगा, कोई ना कोई चीज उठाएगा। और जब वो बिलिंग काउंटर पे जाएगा तो वहां टॉफी उठाएगा, जो सबसे ज्यादा हाई मार्जिन है, 50% मार्जिन है। बिल्कुल। तो वो ऐसे खेलते हैं। बड़ी चीज को, जो चीज घर की है रोज की, उसको बिल्कुल नहीं कमाएंगे और बची हुई चीज पे किंग बन जाएंगे। तो बिजनेस करने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ सिस्टम्स होते हैं। इंडिया है खासकर, थोड़ा जुगाड़ वाली कंट्री है। दुबई वुबई यूएस नहीं है कि हर चीज़ का एक आपको फिक्स तरीका होता है पैसा कमाने का। यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ता है। पर अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ काम करते हो, आपका नाम बनता है, वर्चस्व बनता है, और उससे छोटे ब्रांड्स और मिड साइज ब्रांड्स आपके साथ काम करना अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि फ्रेंचाइजी वो लोग ले रहे हैं जिनको नौकरी नहीं करनी या फिर बिजनेस करने की नॉलेज नहीं है। चाहिए। जी, क्या ऐसा नहीं है कि बिजनेस करने की नॉलेज भी खूब है, पैसा भी खूब है, और उसके बाद भी हम फ्रेंचाइजी लेके शांति से रहें? बिल्कुल हो सकता है, अगर आपको एफर्ट नहीं मारना है। अगर आप हो चुके हो कि भैया यार आता सब कुछ है पर करना कुछ नहीं है, नो प्रॉब्लम। एक ठीक ठाक मेरे पास कॉर्पस है, उससे मैं बस कहीं चला जाऊँ। जैसे मैं किसी को जानता हूँ, उन्होंने क्या हुआ, ठीक ठाक बिजनेस, सब कुछ कर सकते हैं, पैसा भी बहुत है, नया बिजनेस प्लांट भी सोच सकते हैं, पर उन्होंने एक गद्दे का फ्रेंचाइज ले लिया, गद्दे जो बनाती है हाँ, बिल्कुल। तो उसकी फ्रेंचाइज ले ली। तो मैं उनसे पूछा, मैंने यार बोलते कुछ करना नहीं, सुबह आएंगे 10 बजे, 2 लोगों को थोड़ा सा गाइड करेंगे, मस्ती करेंगे, लोगों को ऑफिस बुलाना है, मेरे को सबके साथ चाय पीनी है। बिल्कुल, तो हाँ। मेरे पास ठिया नहीं था, घर बुलाता था। अब घर पे अच्छा नहीं लगता बार बार बुलाने पे, तो ये ठिया बन गया। अब यहाँ पे ऑफिस बनाऊंगा सुंदर सा, मैं तो सुबह से आके 10 लोगों के साथ चाय पीऊंगा, बाकी गद्दे बिकते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। लिमिटेड स्टॉक है। हाँ। सारा ईआरपी पे काउंट हो काउंट हो जाएगा, सेल्स लड़के सारी लगे वहीं पर हुए आएगी, हैं, लड़के मेरा लगे हुए मार्केट हैं। में नाम है, वो मेरे नाम से लोग आ जाएंगे, धीरे धीरे खरीदते रहेंगे, मेरे को पैसा थोड़े बहुत कमाने हैं, वो मैं कमा लूंगा, बाकी मेरे को लोगों से गप्पे मारनी है। सो अच्छा, काफी जगहों पे फ्रेंचाइजी ऑफिस जो है वो लाइजनिंग ऑफिस बन जाता है, या कि भाई आप लोगों को वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या टॉप बिजनेसमैन हैं वो आने लग जाते हैं, तो उसके साथ एक रिश्ता आपका बनने लग जाता है। तो वो भी मेरे लोग यूज करते हैं उस पर्पस के मेरे एक लिए। जानकार है जिनको मैंने फ्रेंचाइजी दिलवाई थी, एक ड्राई क्लीन सोप की। जी, तो ड्राई क्लीन सोप तो उनकी ठीक ठाक ही चल रही थी, बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन जहाँ पर उन्होंने ड्राई क्लीन सोप खोली ना, वहाँ पर उन्हें प्रॉपर्टी की डील्स आने लगी। जस्ट इमेजिन। वही मैं कह रहा हूँ, आपको कैसे पैसे बनेंगे ना, आपको समझ नहीं आता। और वो प्रॉपर्टी बेचकर, प्रॉपर्टी किराए पे लगाकर बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ये ड्राई क्लीन शॉप नहीं चल रही तो बंद कर दे। बोला नहीं, बंद क्यों करनी है? आपका एग्जिस्टेंस देखिए, क्या? आपका अस्तित्व तो होना चाहिए ना मार्केट में। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास छोटे ग्राहक आ रहे हैं ना, कोई हाँ। शर्ट लेके आ रहा है, कोई पैंट लेके आ रहा है, तो उससे 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। इंटरेक्शन हो रहा है, तो अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। हाँ, बाबूजी आप ये कर सकते हो क्या, बाबूजी हाँ। आप ये कर सकते हो क्या, ये चलता है इंडिया में ना। लोग जैसे ही ट्रस्ट करने लगते हैं ना, वो हर चीज आपसे ही मांगते हैं। समझो कोई आपको ट्रस्ट करने लग गया, तो दे विल आस्क यू मोर थिंग। अच्छा मेरे को इसमें भी हेल्प कर दो, मेरे को इसमें भी हेल्प। उनको लगता है ये आदमी ठीक है, मेरी सही हेल्प कर देगा। तो इंडिया इज अ वेरी ट्रस्टिंग कंट्री, नेचर बड़ा ट्रस्टिंग है इंडिया का। तो ये बेनिफिट आपको मिल सकता है। सर, एक और सवाल है कि जब कोई फ्रेंचाइज लेते हैं तो वहाँ पर आपका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट जाता है,
इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉपर्टी में भी जाएगा, आपके सारे ऑपरेशन कॉस्ट में भी जाएगा। तो ये फाइनेंस, जो पूरा फाइनेंस है, इसको कैसे मैनेज करे कोई? देखिए फाइनेंस बड़ा सिंपल है, आवन जावन है ओके। कि आपका कितना आ रहा है कितना जा रहा है। आपने प्रोजेक्शन लिए ब्रांड से, उन प्रोजेक्शंस पे आपको काम करना है। महीना भर देखिए, ब्रांड है ना आपके लिए सब कुछ नहीं करेगा। ब्रांड प्रोजेक्शन कर रहा है, अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कीजिए। हाँ जी। डेली बेसिस पे इतना तो रिव्यू कर सकते हो ना, आज की सेल कितनी हुई, आज खर्चा कितना हुआ, इतना तो कर ही सकता है आदमी। हाँ जी, बिल्कुल। बैठा है गल्ले पे तो थोड़ी देर कर ले रिव्यू। उसके अलावा महीने भर की प्रोजेक्शन जो पिछले दी हुई है कि भाई इतना महीने में रेवेन्यू होगा, इतना कॉस्ट लगेगा, तो एटलीस्ट उसको चेक तो कर लो कि हमने जो सोचा था उस हिसाब से हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। बेसिक बजटिंग कर लो कि इस महीने मेरी इतनी कॉस्ट लगेगी, तो मैं एफडी में इतना पैसा रख देता हूँ कि मुझे अगले महीने सबको तनख्वाह देनी है, करना है, वो करना ही करना है। ठीक है, तो बेसिक चीजें ही करनी है। मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको कोई क्योंकि आप एक बहुत बड़ी एंटरप्राइज नहीं लगा रहे, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगा रहे हो, कोई ओवरसीज इंटरनेशनल बिजनेस नहीं कर रहे हो, कोई सुपर एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो, तो बहुत सिंपल गल्ला चला रहे हो आप तो यार, घर चला रहे हो। अब घर चलाने में कितना ही दिमाग लग जाता है किसी का। ठीक बात है सर। एक और बात है कि हमें फ्रेंचाइजी लोन लेकर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप कोई और ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, आपको आपकी पूरी रिस्क उस ब्रांड के ऊपर है, और हमने लोन ले लिया, ईएमआई स्टार्ट हो गई, कल को खुदा ना खास्ता अगर वो ब्रांड नहीं चला तो ब्रांड तो गया ही गया, साथ में ईएमआई भी चालू हो गई, ईएमआई रह गई। तो लोन लेकर हम फ्रेंचाइजी लें या ना लें? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइजी जनरली उनका काम होना चाहिए जिनके पास कैपिटल है, ओके। जनरली। पर अगर आप बहुत एंटरप्राइजिंग है और आपको लगता है यार फ्रेंचाइजी से मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ और मेरे लिए एक एमबीए की फीस की तरह है, तो आप लोन ले सकते हो। पर लोन जब आप लेते हो तो इमीडिएटली आप फोकस करो कि आप उसको चुकाओगे कैसे। आपके पास रेवेन्यू होगा उतना, कॉस्ट प्रॉफिट होगा उतना, तो आप अपनी प्रोजेक्शन बना लो। मेरा पॉइंट है कि प्रोजेक्शन बना लो। जितना आप प्रोजेक्शंस पे काम करोगे उतना आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। ओके। लोन लेके फ्रेंचाइजी ओपन करना गलत बात नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। ये परिस्थिति है आपकी, ठीक है। अगर आप जनरली फ्रेंचाइजी ओपन वो करते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है। मैंने तो जब की थी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। देखो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप एंटरप्राइजिंग थे, आप एंटरप्राइजिंग थे, हर जन नहीं होता भारत में, हर जन इतना एंटरप्राइजिंग नहीं होता। तो अगर आपकी चॉइस है, अगर आपको लगता है कि आप लोन लेके करोगे और आप मैनेज कर सकते हो, आप ईएमआई दे सकते हो, पर मेरे को ऐसा लगता है कि 100% लोन नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 30% जेब से डालो, 70% लोन ले लो, तो बात समझ आती है कि भाई चलो 30% घर का भी पैसा लगा हुआ है, तो कहीं ऊपर नीचे हुआ तो संभल जाएगा मामला। अब बात आती है आरओआई की। अब लगता है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस से लिया पहले महीने से हमें तो जबरदस्त प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आरओआई क्या एक्सपेक्ट करें मिड साइज बिजनेस वाले? मैं बड़े बिजनेस की बात नहीं कर रहा, जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए लगाकर कोई फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं, उनको क्या आरओआई एक्सपेक्ट करनी चाहिए? देखिए पहले तो आरओआई में से ना मुझे ऐसा लगता है कि ओनर को अपनी सैलरी माइनस करनी चाहिए। अच्छा, अपनी सैलरी भी निकाले? हाँ, 25,000 निकाल ले, 20,000 निकाल ले, 30,000 निकाल ले, जो लेजिटिमेट है वो निकाल ले। ओके। उसके बाद आरओआई कैलकुलेट करे, क्योंकि अब उसके सारे खर्चे निकल चुके हैं। जो उसने कैपिटल निकाला है उसका 12% के हिसाब से ब्याज भी निकाल ले। ओके। ठीक है, जगह अगर रेंट पे तो उसका रेंट भी निकाले, उसके बाद आरओआई कैलकुलेट करे। वैसे रेंट, मैं इसको सर कहता हूं, सर। अच्छा। SIR, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट। 3 चीजें। 3 चीजें, अपनी सैलरी क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, मेरे पैसे लगे उसका ब्याज, और मेरी जगह है उसका रेंट। ओके। अगर तो रेंट पे लिए तो रेंट जा ही रहा है, पर अगर जगह मेरी है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस है ना, मैं इसको रेंट पे दे सकता था जो मैं खुद के लिए कर रहा हूं, तो वो SIR माइनस होना चाहिए। फिर जो बचता है, अगर आपको उस पे अपने कैपिटल पे सब निकालने के बाद भी अगर आपको साल का 10-15% भी बचता है तो बहुत अच्छा है। सर आज के दिन बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो रेवेन्यू शेयरिंग पे भी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट लगाओ और हमसे आप कोई काम मत करो। फोको मॉडल कि कोई काम मत करो जी, और आप एक रेवेन्यू लेके प्योर चले जाओ। पैसिव इनकम हो गया, प्योर पैसिव इनकम हो गया। तो ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए सही है या नहीं है? नहीं, फिर ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसको कुछ करना है उसके लिए सही नहीं है। जिसको पैसिव इनकम चाहिए, बहुत पैसा जमा हुआ है, अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें, मार्केट्स में भी डाल दिया, सब जगह डाल दिया, ठिया चाहिए, वो बेचता रहेगा अपने आप, मेरे को वो रेवेन्यू। जनरली बड़े ब्रांड्स रेस्टोरेंट में ये करते हैं, 7 to 10% मैंने नोटिस किया है वो रेवेन्यू का दे देते हैं आपको। बिल्कुल। जिसमें आपको पूरा रेस्टोरेंट बना के देना होता है, किचन बना के देनी होती है, सब करनी होती है, कुछ एक MG भी दे देते हैं। हाँ जी, MG भी दे देते हैं, बेसिक मिनिमम गारंटी भी दे देते हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही पैसिव चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मॉडल है, तो सबसे अच्छा मॉडल है। अगर आपके पास 20-30 लाख रुपए फ्री बैठे हैं और वो कहता है जी इतना हम कर देंगे कि आपकी आरओआई रेवेन्यू का 7-8% दे देंगे और आरओआई आपको 12-14% आ जाएगी, तो क्या खोटा है? अच्छा, ठिया भी मिल गया आपको, बोल सकते हो ये मेरा है। लेकिन ऐसे में फ्रेंचाइजी फ्रॉड्स बहुत होते हैं पिछले 3-4-5 साल ये सिर्फ आप ब्रांड्स के साथ करोगे। अच्छा, सिर्फ ब्रांड्स के सिर्फ ब्रांड्स के साथ करोगे, किसी छोटे व्यापारी के साथ नहीं कर सकते। यहाँ तो आप लुट जाओगे अगर आपने छोटे व्यापारी के साथ। साथ। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही हुआ। कुछ ब्रांड आए नए बिल्कुल, लोगों ने लालच में कि 5% आ जाएगा, 6% आ जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो बिग ब्रांड्स का गेम है। तो मैं बात ही मतलब एग्जांपल लेता हूँ, मैंने देखा था एक बार, नाथूज ने किया था, या BTW ये करता है।
तो वो लोग के साथ आप कर सकते हो यार, वो एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं, वो बिग बॉयज हैं इंडस्ट्री के। हल्दीराम भी ऐसे कुछ करता है, कर बिल्कुल, देता है, जो फोकस बड़े कर देता ब्रांड है। हैं वो तो उनके आपको साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बिग ब्रांड्स है यार, उनके साथ तो आप कर ही सकते हो, पैसिव इनकम बना सकते हो। पर ये कोई XYZ आ गया तो उसके साथ आप नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक सो, दैट्स राइट। आप फिर बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो ना, आपके पास जीरो कंट्रोल है और आप उसकी मोहताजी हो, तो रेड फ्लैग। सर अगर हम और फ्रेंचाइजी इंडस्ट्री की बात करें खासकर, तो इंडिया के चुनिंदा सिर्फ 2-3-4 ही ऐसे ब्रांड हैं जो 3,000-4,000 फ्रेंचाइजी तक पहुंच पाए हैं। जबकि आप मैकडी की बात करो, डोमिनोज की बात करो, पिज़्ज़ा हट की बात करो, 10,000, 15,000, 20,000 फ्रेंचाइजी हैं इनकी। मैकडोनल्ड्स की तो 65,000 है। 65,000 फ्रेंचाइजी, मतलब ये इंडिया के माइंडसेट में और जो बाहर की कंट्रीज़ के जो ब्रांड इंडिया में आ रहे हैं, इनमें ऐसा क्या फ़र्क है कि वो 30,000, 40,000 फ्रेंचाइजी पे भी जा रहे हैं और हम 5,000 पे भी नहीं पहुंच पा रहे? देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, मैकडोनल्ड्स या स्टारबक्स या जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स है, सबवे, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये लोग ना, दे वर्क ऑन स्केल एंड दे वर्क ऑन सिस्टम्स। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कैन नॉट वर्क ऑन स्केल एंड सिस्टम्स, थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। इसलिए कोई भी एक इंडिया की चेन बहुत बड़ी नहीं हुई है, और वो लोग एक्सपैंड करते हैं, बड़ा ऑर्गेनिकली एक्सपैंड करते हैं चीज़ों को। दे डोंट एक्सपैंड जस्ट पागल जैसा कुछ भी, बहुत ऑर्गेनिक एक्सपेंशन होता है। उनके KPIs होते हैं, उनके रेड फ्लैग्स होते हैं कि अगर उन्होंने ओवर एक्सपैंड कर दिया तो वो हॉल्ट कर जाते हैं कि भाई रुक जा, अभी थोड़ा ओवर एक्सपैंड हो गया है, तो इसको पहले कंज्यूम कर लेते हैं, इनको ठीक कर लेते हैं, ये KPIs ठीक कर लेते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ठीक करते हैं, फिर अगला एक्सपेंशन करेंगे। हमारे यहाँ तो मैंने बताया ना, मैं एक ब्रांड से मिला था, यंग 3rd ईयर ब्रांड, एंड सर इस बार 500 फ्रेंचाइजी खोलनी है, मतलब मेरी कैब करा दो। मैं इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकता इधर। वाइसो कैसे करोगे यार, आप तीसरे साल में हो ऑपरेशंस के, आपने अभी तक 40 फ्रेंचाइजी दी, आप एक साल में 500 कैसे कर सकते हो? इजंट इट इलॉजिकल? फिर क्या है? अच्छा देखो, ये सब क्राइंग बेबीज हैं, आपकी छाती पे मूंग तलेंगे, ठीक है, और क्यों नहीं तलेंगे यार, उन्होंने पैसा लगाया आपके साथ, आपके कहने पे, तो बिल्कुल तलेंगे आपके छाती पे मूंग। इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। 3-4, आप देखो, डीमार्ट ने पहला स्टोर खोला, उसके बाद दूसरा स्टोर उसने पहले स्टोर के प्रॉफिट से खोला 4 साल बाद, या उसके बाद दोनों स्टोर के प्रॉफिट से 3 साल बाद या 2 साल बाद तीसरा स्टोर खोला, पहले 8 साल में 37 स्टोर खोला, बिल्कुल आज 1 साल में 50 से ज्यादा स्टोर खुलता है। 200 प्लस कंपाउंडिंग स्टोर लग हैं गया ना, क्या? आज तो 350 स्टोर्स 350 प्लस 350 स्टोर्स प्लस हैं, स्टोर्स बताओ। है, और 50,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो ऑर्गेनिकली जब आप ग्रो करते हो ना, तो आप सिस्टम्स को बिल्ड करते हो, अपने सिस्टम्स को, मैन पावर को, सबको स्केल करते हो धीरे 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 धीरे। ये जो पागल हो जाते हैं ना, कि भांग खा के बैठ जाते हैं कि भाई मेरे को तो कल के कल 500 फ्रेंचाइजी चाहिए, फिर उनकी भांग उतरती है एक बहुत बढ़िया दिन। सर वापस आते हैं इंडियन बिजनेस माइंडसेट के ऊपर, और जो बच्चे, मैं बच्चों की बात करूंगा ना, उनके लिए बात नहीं करूँगा जिनमें बहुत पैसा है, जो अभी पहला कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, उनको कौन से फ्रेंचाइज मॉडल पे जाना चाहिए? फोको पे जाएं, फोपो पे जाएं, या फिर कोको पे जाएं, किस पे जाएं? देखिए, वापस मैं आता हूँ कि अगर आप कंपनी से ऑपरेट करा रहे हैं तो वो ब्रांड होना चाहिए, बस सिंपल आप बना लीजिए रूल। ठीक है। अगर आप खुद ऑपरेट करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के लिए फोको ठीक है। देखिए, अगर आप वर्ड ही एंटरप्रेन्योर डाल रहे हो, तो को मतलब कंपनी ऑपरेटेड का तो मतलब होना मतलब ही नहीं नहीं चाहिए। बनता, हाँ, बिल्कुल। पर अगर कोई पैसिव है तो ब्रांड पे जाना चाहिए, सिंपल। अगर कोई एक्टिव है तो फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड बिल्कुल करना चाहिए। और अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट रखते हो तो आप ही को ऑपरेट करना चाहिए, आपको पूरा सीखना चाहिए। उल्टा यू शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आपने जो 5-10 लाख की फीस दे दी है उसको, नॉन रिफंडेबल, समझो MBA कर रहे हो, तो कर लो अच्छे से MBA, तो आप अच्छे से रिटर्न्स बनाओगे। तो आप जो MBA कर रहे हो, मान लो 3 साल 5 साल जितनी भी फ्रेंचाइजी टर्म है, क्या कोई बीच में भी ब्रांड छोड़कर अपना ब्रांड शुरू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, जिस दिन उसको लगे कि आई एम इक्विप्ड इनफ, आई हैव अंडरस्टूड द मार्केट, मेरे को ब्रांड अंडरस्टैंड आ चुका है, मेरे को ब्रांडिंग कैसे करते हैं पता है, मेरे को सिस्टम्स कैसे डेवलप करते हैं पता है, मैं सीख चुका हूं, तो ही कैन स्टार्ट पैरेलली। मतलब एकदम ऐसा नहीं है कि यहाँ शट डोर कर दो और यहाँ पे स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हो, थोड़ा पायलट कर सकते हो, छोटी लोकेशन पे समझ सकते हो, और उसके बाद स्केल करो। नहीं, कई सारे ब्रांड के तो जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है कि आप हमारे तरह का कोई भी ब्रांड हमारी फ्रेंचाइजी छोड़ने के बाद भी कुछ महीने तक शुरू नहीं कर सकते। देखिए, वो तो वो चाहेंगे, बात तो सही है आपकी, मतलब ऑब्वियसली उन्होंने भी आप पे इन्वेस्ट किया है, लोगों को लगता है मैं ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं यार बेचारे, उनकी भी तनख्वाहें जा रही हैं, तो ये बात गलत नहीं है। और बट अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, तो फिर आप छोड़ो और 5-6 महीना जो भी गार्डनिंग पीरियड है वो कंप्लीट करो, और उसके बाद आप सर आपको क्या लगता है कि डाउन द लाइन अगले 5 सालों में इंडियन फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आने वाले हैं, और क्या? ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और हो भी जाएगी मुझे लगता है। सेकंड है, जो ब्रांड्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं या चीट करने आए हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे, अवेयरनेस फैल रही है आप जैसे लोगों की वजह से, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो इस इंडस्ट्री में। एंड उसके अलावा मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशंस राइट होनी चाहिए। देखिए, रिश्ता तब लंबा निकलता है जब आपकी उम्मीदें राइट होती हैं, कोई भी रिश्ता,
चाहे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, जब आपके एक्सपेक्टेशंस अनरीजनेबल हो जाती हैं एक दूसरे से, तब गलत होती है। अब अगर आप सोचो कि यार ये मिड कैप कंपनी है या मिड साइज कंपनी है, मेरे को महीने का 10% रिटर्न चाहिए, तो गलत एक्सपेक्टेशन है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि खर्चे वर्चे काटने के बाद मुझे साल का अगर सब कुछ करने का 10-15% बनता है तो मुझे बहुत अच्छा है, तो बात समझ आती है। हाँ, वो 15 का 30 होगा तो आप खुश हो जाओगे कि हाँ यार मैं तो 15 सोचा था 30 हो गया। पर आप अगर 100 सोचोगे तो 30 भी खराब लगेगा कि भाई 100 सोचा था, ये तो 30 ही दे रहा है यार, क्या पागल है यार, मेरे को मजा ही नहीं आया यार। सो आई थिंक ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस राइट होनी चाहिए, खराब ब्रांड्स बाहर होने चाहिए, और उसके अलावा आपके ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए, सिस्टम प्रोसेसेस बेटर होने चाहिए, और मेरे को लगता है कि कोई एक सेंट्रल बॉडी आनी चाहिए जो रॉन्ग फ्रेंचाइजिंग पे, ब्रांड्स पे कठिन कार्रवाई करे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। आज फ्रेंचाइजिंग को लेकर कोई भी नॉर्म्स नहीं है। बिल्कुल, आज मनमर्जी किसी ने है। मनमर्जी है। आज मैंने कोई ब्रांड शुरू किया और कल से उसकी फ्रेंचाइजी देना शुरू कर दी। बिल्कुल सही है। मुझे ना कोई नॉलेज है। होना चाहिए, कुछ आपके खुद के 5 स्टोर होने चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए बिफोर यू गो फॉर अ फ्रेंचाइजिंग। क्योंकि आप अब ना दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो जब आप दूसरों की जैसे आप अगर कंपनी लिस्ट कराने जाते हो, जब शेयर होल्डर्स लेते हो, तो सेबी बोलता है आपका मिनिमम 2 साल का ऑपरेशन होना चाहिए, आप प्रॉफिटेबल होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, 10 चीजें पूछता है, और उसके बाद आपको पूरा डिस्क्लोजर देना होता है आपकी कंपनी के बारे में, फाउंडर के बारे में, प्रमोटर के बारे में। तो फ्रेंचाइजी में भी ऐसा रूल होना चाहिए कि भाई पूरा आप पहले बताओ कि आपने आज तक कितने शॉप्स ऑपरेट किए हैं, प्रॉफिटेबली ऑपरेट किए हैं कि नहीं किए, आप किसी और को जोड़ने वाले हो साथ में, तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे। भाई किसी को लड़की भी देते हैं घर की, तो वो देखते तेरी तनख्वाह इतनी है कि उसका ध्यान रख पाएगा या कल को बच्चों का ध्यान रख पाएगा। तो वही सिंपल मैंने बताया ना, हमारे वाले लॉजिक्स है सारे जो चलने चाहिए, बेसिक्स है। एक दो मिथ की और बात करूंगा। लोगों को ऐसा लगता है कि फ्रेंचाइजी ले ली तो आपको इनकम आनी शुरू होगी, जबकि ऐसा होता है कि 10 में से 5 फ्रेंचाइजी में कमाई नहीं भी आती है। तो आपको क्या लगता है कि इसको कैसे कैलकुलेट करें कि भैया कौन से फ्रेंचाइजी में कमाई आएगी और कौन सी फ्रेंचाइजी में कमाई नहीं आएगी? वही मैंने कहा, प्रोजेक्शंस पे फोकस कीजिए और पुराने फ्रेंचाइजी ओनर से बात कीजिए। यहीं से आप चेक और कर क्या सकते हो। तरीका है? और कोई तरीका ही नहीं है चेक करने का आपके पास। पुराने फ्रेंचाइजी ओनर से बात कीजिए, कितने महीने लगे, ब्रेक इवन कब हुआ, कब तक आप नेगेटिव रहे, कितना अपफ्रंट पेमेंट के अलावा कितना और आपका पैसा लग गया, कितने महीने का वर्किंग कैपिटल लगे, पूछो ये 5-6 लेकिन क्वेश्चन। पुरानी फ्रेंचाइजी गलत लोकेशन पे खुली हुई हो, जैसे चाय तो वाले आप ने 5-6 से खोलने कर लो। गलत जगह, 5-6 से कर लो, 5-6 से कर लो। 5-6 से हाँ, कर लो। और अगर एक ही है तो वैसे ही मत करो। वैसे ही मत करो, गलती से भी फ्रेंचाइजी। लेकिन सर कोई भी तो फ्रेंचाइजी 1 से 2 पे जाएगी ना। देखिए फिर तो ब्रांड को मेहनत करनी पड़ेगी ना। हाँ तो जी। ब्रांड हैज टू गिव बेनिफिट टू फ्रेंचाइजी, क्या? या ब्रांड को 4 कदम ज्यादा चलना पड़ेगा जब तक उसकी 10-20 फ्रेंचाइजी नहीं हो जाती, कि भाई हम शुरुआत में तुम्हारे साथ लग के काम करेंगे, हमारा लड़का बगल में बैठेगा, हम तुमसे फीस नहीं लेंगे या फिर फीस रिफंड कर देंगे अगर इतना रेवेन्यू करोगे तो ब्रांड को 4 कदम चलना पड़ेगा अगर उसको बड़ा बनना है। तो ब्रांड बोले नहीं जी मैं तो अपने टोरे में चलूंगा और मेरे तो 2 ही फ्रेंचाइजी हैं, तो गलत बात है ना। फिर तो आपको भी पीछे हो जाना चाहिए ऐसे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करने से। फ्रेंचाइजी के लिए कोई सही एज भी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक एनीबडी हु डिजायर्स टू हैव, मतलब जिसको कहीं बैठना है या फिर काम करना है या पैसिव इनकम जनरेट करनी है, आई थिंक दे कैन गो फॉर फ्रेंचाइजी। अगर मैंने कोई एक फ्रेंचाइजी ली है तो 1 से 2 पर जाने के लिए क्या सही समय होता है? जब आपका प्रॉफिट इतना हो जाए कि आप दूसरी अफोर्ड कर सको, उसके प्रॉफिट से ही? उसी के प्रॉफिट से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। या फिर उसके प्रॉफिट से अगर 100 रुपए फिर से लगते हैं तो 70 रुपए उसके प्रॉफिट से आए, 30 रुपए मेरे लगे। सर आज आप हमारे साथ हैं, इस सवाल के बिना तो ये बात पूरी नहीं हो सकती। फ्रेंचाइजी अपनी जगह पर है, उसकी कमाई अपनी जगह पर है। इसके अलावा और कहाँ से हम लोग पैसिव इनकम जनरेट करें? पैसिव इनकम बहुत जगह से जनरेट हो सकती है, जैसे रेंट से जनरेट हो सकती है पैसिव इनकम, एफडी के इंटरेस्ट से भी हो सकती है, कुछ हाई यील्डिंग बॉन्ड्स होते हैं उनके भी हो सकती है, म्यूचुअल फंड से हो सकती है। आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप उसमें से सिस्टमैटिक विड्रॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, SWP SWP जो आपका, हम पेटेंट तो नहीं है अभी लेकिन हम बोल सकते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर हो गया, ब्रांड एम्बेसडर हो गए हो। तो SWP है, SWP से कर सकते हैं आप, म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर सकते हैं। लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर यू कैन जनरेट पैसिव इनकम। फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा तरीका है, जैसे मैंने नहीं, कहा। फ्रेंचाइजी तो कर ही रहे कर ही रहे हैं, लोग। उसके अलावा हाँ, फ्रेंचाइजी के अलावा अब मैं एक जगह से कमा रहा हूँ, कल को जैसे कोविड जैसे आया तो आपने बंद हो समझो गया जी। किसी और फ्रेंचाइजी के साथ जॉइंट वेंचर भी कर लिया, वो भी जी। कर सकते हो आप। किसी को फंड कर सकते हो, अगर लॉजिकल बंदा है, मेहनती बंदा है, तो आप उसको भी फंड कर सकते हो। और छोटे बिजनेसेस को लोन दे सकते हो आप, जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत तरीके हैं जिसमें रिस्क, आपको रिस्क के हिसाब से देखना है कि रिस्क किसमें ज्यादा है। जिसमें रिस्क ज्यादा है उसमें आपको रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें रिस्क कम है उसमें रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए। मेरे ख्याल से लोगों को ये तो समझ में आ गया हो फ्रेंचाइजी कैसे लें। हाँ, अब इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? फ्रेंचाइजी कैसे लें और क्यों लें? नहीं बस यही मैंने आई थिंक कवर इनफ कर लिया कि व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन, वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट मतलब क्या ये आपको भा रहा है, आपको जम रहा है, आपके गोल्स के साथ अलाइन कर रहा है, और वाई मतलब मेरे को इससे क्या मिलने वाला है, फाइनली मुझे क्या प्रॉफिट होगा, मुझे क्या इससे और बेनिफिट्स मिलेंगे। थोड़ा समय निकाल के लिख लो ये सारी चीजें। जब आप पेपर पे लिखते हो ना तो आपकी क्लैरिटी बहुत क्लैरिटी आती है। जबरदस्त। डिसीजन तुरंत मत लो। बिल्कुल ना, कभी नहीं, कभी नहीं,
कभी डिसीजन लेने में आपको थोड़ा इम्पल्सिव समय लगाना डिसीजंस मत लो और ओवरवेल मत हो। क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, जब आप किसी फ्रेंचाइजी ओनर के पास जाओगे, फ्रेंचाइजर के पास जाओगे, ही विल टेक यू टू हिज बेस्ट फ्रेंचाइजर्स, चाहिए। फ्रेंचाइजी सॉरी। हाँ बिल्कुल, वो ये वो चाहेगा चार कि के पास जाएगा कि ओ बाबूजी मेरी जिंदगी बना दी इन्होंने, ओ हो ऐसे करेगा वो। बट वो चार को छोड़ के बाकियों से बात करो, बाकियों से बात करो। क्योंकि ये चार तो हो सकता है उसके बहुत हो सकता है अच्छा भी किया हो, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट डाउटिंग, बट आपको एक बार वेरीफाई आपका खुद करना है। फिर क्या होता है, जैसे आपने वही बात है कि लड़के के बारे में पूछ लिया, वो पीता है, तो एक आधे दोस्त ने बोल दिया नहीं नहीं जी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो एक से नहीं एटलीस्ट चार लोगों से पूछ लो। तो आपको राइट ओपिनियन मिलता है। तो मेरे ख्याल से आज हमने बहुत सारी जानकारी ली, फ्रेंचाइजी क्यों लें, फ्रेंचाइजी कैसे लें। बहुत सारे ब्रांड ओनर आज आपको देख रहे होंगे, वो आपसे जानना चाहेंगे कि फ्रेंचाइजी कैसे दें, हम अपने ब्रांड की फ्रेंचाइजी कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा आप पार्ट 2 के लिए। तो अगर पार्ट 2 लिखोगे तो कर देंगे। हाँ, तो कमेंट्स में लिख दो पार्ट 2, या फिर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है फ्रेंचाइजी लेने के लिए या फ्रेंचाइजी देने के लिए, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए हमसे। और यकीनन द संजय कथूरिया, फाइनेंस एक्सपर्ट ऑफ इंडिया, आपके सभी सवालों के जवाब लेकर जरूर आएंगे फ्रेंचाइजी बताओ चैनल पर। आज हमने जाना कि किस तरीके से हम फ्रेंचाइजिंग करें, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंचाइजिंग। मुझे लगता है कि आप चाहे धंधा कर भी रहे हो ना, तो भी एक फ्रेंचाइजी ले लो, आपको सीखने को मिलेगा हमेशा। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए अगर आप धंधा कर रहे हो एक्स और आपको सिस्टम्स प्रोसेसेस बिल्ड करने आप नहीं कर पा रहे हो, तो इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। आपका कंसल्टेंट महंगा पड़ेगा, बिल्कुल कंसल्टेंट महंगा पड़ेगा, फ्रेंचाइजी सस्ती पड़ जाएगी क्योंकि वो रेवेन्यू भी देगी आपको। और दूसरी चीज क्या है, मैंने इंडियंस में देखी है ना, जहां अपना माल लगा होता है ना, वहां से वहाँ लर्निंग जल्दी हो जाती है। हाँ, इंटरेस्ट ज्यादा आता है, आरओआई निकालने की कोशिश करता है। सर लास्ट को सर आप मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि देयर इज नो क्विक रिच स्कीम। कोई भी अगर आपको प्रॉमिस करके जा रहा है कि मैं जी हमारी फ्रेंचाइजी में तो आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना, मत मानिए। अपेक्षाओं को सीमित रखिए, राइट क्वेश्चनिंग कीजिए उनसे, राइट अपनी उम्मीदों को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। जितना आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे कि आपकी उम्मीद क्या है, और जितना फ्रेंचाइजर कम्युनिकेट करेगा कि उसकी उम्मीद क्या है, उतना ही रिश्ता लंबा चलेगा। बिल्कुल ठीक तो बात है। कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, एक्सपेक्टेशंस एकदम शुरू में राइट रखिए। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं, मेहनत कीजिए, आपने जो सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, तो अपनी सोच को सीमित रखें, बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर कोई फ्रेंचाइजी ना लें। और आप हमेशा देखिए, धंधा है, आपको प्लस भी जाएगा, माइनस भी जाएगा, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। हो सकता है जो एक्सपेक्टेशन आपने रखी हो वो 100% आपकी नहीं भी आए, तो वैसे में भी आपको फ्रेंचाइजर के साथ भी समन्वय बनाकर काम करना पड़ेगा। सोल्यूशन ओरिएंटेड बातें करनी चाहिए, जैसे आज हमने बात करी आपके सोल्यूशन के लिए। तो अगर आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी बताओ से जुड़े और जानकारी लें कि आपके लिए कौन सी बेस्ट फ्रेंचाइजी है। और आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आज हमारे साथ थे फाइनेंस एक्सपर्ट, प्रॉफिट फर्स्ट के फाउंडर संजय कथूरिया जी, जिन्होंने बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी फ्रेंचाइजी बताओ पर। जय हिंद, जय भारत। सर आपने आज आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलो।